बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। आज चूँकि वीकेंड है और बहुत सारे लोग जो हैं वो वीकेंड को अच्छी तरह से सेलिब्रेट भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वीकेंड को सिर्फ़ और सिर्फ सो कर गुजार देते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि वीकेंड जो है ना वो इंसान का बड़ा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, बड़ा प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर आप वीकेंड को सोकर गुजारेंगे या आप कोई मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाएंगे, आप सेल्फ़ केयर नहीं करेंगे तो वीकेंड का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि पूरे वीक में हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बड़ी टेंशन्स होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, हमने अपनी वर्क लाइफ को भी मैनेज करना होता है। तो ऐसे में वीकेंड जो है वो हमारा दिन होता है, तो उसे ख़ास तौर पे अपने लिए लाजमी वक्त निकाल लें। कुछ हल्का सा कुछ अच्छी सी रेसिपी ट्राई कर लें, कोई एक छोटी सी स्किल सीख लें, कहीं घूमने चले जाएँ, क्योंकि तभी जो है वो वीकेंड हमें अच्छा लगेगा और हमारी ज़िंदगी से स्ट्रेस जो है वो दूर होगा। आई होप सो कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं प्लान किया था तो आप अभी प्लान कर लें ताकि कल का संडे जो है वो आपके लिए अच्छा गुजरे। हम भी बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। हमेशा की तरह प्रोग्राम जो है वो आज भी इंफॉर्मेटिव रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्राम में कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा। फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा रहेगा इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है, टेक्सटाइल का हब है। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ पर जो कारीगर हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और हार्ड वर्क से अपनी पहचान बनाई हुई है। एपुमा के मसाइल क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, मौजूदा स्टेटस क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आपकी सालगिरह हमेशा से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रही है, आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट जो है वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ सेहत के मसाइल पर भी बात करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस जो हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महकमा सेहत कितना ज़्यादा मुतहरिक है, इन सब टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करेंगे। क्रिकेट के हाल अहवाल भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो लौट कर आ रही है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो सफोकेशन और गर्मी की शिद्दत में तो काफ़ी हद तक कमी आई है। सुबह के औकात में ठंडी हवाएं चल रही हैं और रात के औकात में भी मौसम जो है वो खुशगवार दिखाई दे रहा है। अलबत्ता जैसे जैसे मौसम या दिन जो है वो परवान चढ़ता है तो दोपहर में हल्की फुल्की सी सफोकेशन महसूस हो रही होती है। लेकिन यूँ कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि फैसलाबाद में स्मोक के खदशात हैं। जैसे ही मौसम हम देखते हैं कि चेंज होता है और इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी फैसलाबाद का काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कुन दिखाई दे रहा है, 213, जो कि ख़तरनाक हद तक इजाफा है। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हम बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, हम अपनी गाड़ियों के मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में फैसलाबाद में मौसम जो है वो कदरे ख़राब दिखाई देगा, स्मोक के डेरे होंगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे हेल्थ के मसाइल जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में मास्क का इस्तेमाल ज़रा ख़ुद से सोचिए कि कितने लोग जो हैं वो इस टाइम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो सड़कों पे कहीं पर भी कोई इंसान जो है वो मास्क का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई नहीं देता। अभी तो हम एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम इसी तरह से बेएहतियाती करते रहे तो हमारी सेहत काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगी। और फिर जब हमारी सेहत मुतासिर होगी तो हम देखेंगे कि इसका बोझ जो है ये हमारे हस्पतालों पे पड़ेगा और फिर वही शिकवे शिकायतों की एक लंबी लिस्ट जो है वो अनबार हमें लगता हुआ दिखाई देगा। जी, सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेहत का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। जैसा कि मैंने कहा कि फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब भी है। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो ये है कि ऑल पाकिस्तान बेड एंड अपहोल्स्ट्री मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ठीक है, इसका किरदार जो है ये टेक्सटाइल होम प्रोडक्ट्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कलीदी है। बेडशीट हैं, टॉवल्स हैं, दीगर जितने भी टेक्सटाइल की होम प्रोडक्ट्स हैं, हम देखते हैं कि इसकी पहचान ना सिर्फ फैसलाबाद में है बल्कि आउटसाइड दी पाकिस्तान भी एक बड़ा नाम है जी फैसलाबाद का। लेकिन इस इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? हालिया जो 15 रुपये रिलीफ़ दिया गया है हुकूमत की जानिब से ताजरों को, अगर कारोबार में अगर देखें इसके असरात किस तरह से देखते हैं कि हम अक्सर ये देखते हैं कि हम जो है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो महंगी दिखाई देती है, जिसकी वजह से हम इस तरह से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते। ये जो
15 रुपये का रिलीफ है बिजली पे, ये कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फैसलाबाद के बड़े ही ख़ास और बड़े बिजनेसमैन खालिद नदीम साहब ने। आप एग्जेक्टिव हैं ऑल पाकिस्तान बेड एंड अपहोल्स्ट्री मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से ताल्लुक़ है। ताजरों के जितने भी मसाइल हों उनके लिए हमेशा से आवाज़ बुलंद करने में सर फहरिस्त दिखाई देते हैं। आए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खालिद साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सिटी 41 का, आपका, आपकी टीम का। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के एंकर पर्सन सरदार बिलाल मोहम्मद डोगर ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बिलाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया बिलाल प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। खालिद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अक्सर हम ये शिकवे शिकायतें करते हुए दिखाई देते हैं कि हुकूमत जो है वो रिलीफ नहीं दे रही। हम खत्ते में आज भी सबसे महंगे हैं, वो बिजली की सूरत में हो, वो इंटरेस्ट की सूरत में हो। अभी हालिया जो ऐलान हुआ है 15 रुपये का रिलीफ दिया जा रहा है बिजली पर, इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या अभी भी हम महंगे दिखाई देंगे खित्ते में? जी बहुत शुक्रिया। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ऐलान किया ये बड़ा खुशाइंद है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारी जो इंडस्ट्री है इसको ग्रो होगी। इसमें स्ट्रेट वे गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए कि ये रिलीफ तमाम इंडस्ट्री के लिए है। इसमें ये नहीं, हमें अभी जो इंफॉर्मेशंस आ रही हैं वो ये है कि ये जो बिजली का पैकेज है ये उन लोग इंडस्ट्री के लिए या उन लोगों के लिए जिनकी जो यूनिट पिछले सालों से ज़्यादा कंज्यूम होंगे उसके ऊपर अप्लाई करेगा। हम तो रीजन में बहुत ज़्यादा हमारे रेट्स बिजली के, गैस के, मार्कअप टैरिफ काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से तो हम ऑलरेडी जो है एक बड़ी स्ट्रगलिंग फेज़ में है। अगर गवर्नमेंट इसको स्ट्रेट वे जो है ना इसको करे यूनिट 22 या जो भी रेट है, तो हम इसको रीजन में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो जाएंगे, हम इंटरनेशनल बायर को अट्रैक्ट कर सकेंगे। ये बड़ा एक अच्छा टाइम है। अगर गवर्नमेंट इसको स्ट्रेट वे लेके चले तो हम जैसे इंडियन के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ आ रहे हैं, चाइना के ऊपर आ रहे हैं, उस मार्केट को मैं होम टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ और गारमेंट्स की, तो हम इन ऑर्डर्स को जो है इंटरनेशनली हम ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म हम इसको ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, रेट स्टेबल्स चाहिए और स्टेट वे रेट चाहिए। जो रीजन में रेट्स चल रहे हैं एटलीस्ट हमारे रेट्स उनसे कम नहीं तो उतने तो ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं कि हमने अपनी इंडस्ट्री को दोबारा से बहाल करना है जी, तो हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। बिलाल आप किस तरह से देख रहे हैं कि बिजली की जो 15 रुपये कीमत का रिलीफ दिया जा रहा है और 3 साल के लिए दिया जा रहा है, हम ये सोचते हैं, अक्सर इस पर बात भी हुई है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ जो हैं उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं मुझे अब कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। चले 3 साल सही, लेकिन कंटिन्यूटी तो नज़र आई। अच्छा, इसे आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत के पास अंदर कुछ ख्याल पैदा हुआ कि इंडस्ट्री के लिए कुछ किया जाए। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री और ज़राअत के लिए पैकेज निकाला गया है, बट अनफॉर्चुनेट क्या सोलर बंद करने पड़ेंगे क्योंकि आप इजाफ़ी यूनिट तभी इस्तेमाल कर सकेंगे, और जितना आप इजाफ़ी यूनिट इस्तेमाल करेंगे उन इजाफ़ी यूनिट्स के ऊपर डिस्काउंट है, पिछले यूनिट्स के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं तो कतई तौर पर रिलीफ नहीं समझता। बिलाशुबा इसे तशहीर करके आप अच्छा परफॉर्मेंस, इसे 15 की बजाय 7 रुपये, 8 रुपये, 7.5 रुपये डिस्काउंट दे देते, ओवरऑल ज़्यादा बेनिफिट था। मैं आपको बहुत इसे बवसूख अंदाज में ये कह रहा हूँ। प्रॉब्लम इज़ दिस के एक शख्स, हाँ ये उसके लिए फ़ायदा मंद है जो नई इंडस्ट्री लगा रहा है, ठीक है, जो अभी 1-2 साल में आया ना, जिसको पता है कि पिछले 2 सालों के अंदर उसके यूनिट्स कम इस्तेमाल हैं, अब डबल होने हैं, तो वो इसे कैरी ऑन कर सकता है। जैसे खालिद नदीम साहब कह रहे हैं, बिलाशुबा आप इस 3 मंथ के लिए भी फ़ायदेमंद होगा जब आप क्रिसमस और न्यू ईयर के ऑर्डर्स बना रहे हैं, लेकिन अब वो आपके डिस्पैचेस के अंदर हैं, वो तो अब तकरीबन आपके पाइपलाइन के अंदर है। तो फिर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या करना है? तब तो आपके ये भी यूनिट डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो फिर क्या आप इजाफी बोझ उठाएंगे? द प्रॉब्लम इज़ दिस कि आप IPPs को क्यों नहीं कैटर कर रहे? सही क्वेश्चन, आपने कहा हम इनके साथ मुआहदे कैंसिल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम रिवाइज़ कर रहे हैं, फ़लाँ कर दिया, ये कर दिया। ये पैसे जो इजाफी यूनिट आप यूज़ करवाना चाह रहे हैं ना, अब आपकी बिजली की कंजम्पशन गर्मियों के अंदर कम होनी है, सर्दियों के अंदर AC बंद हो जाने हैं। आप क्या कर रहे हैं, उस अल्टरनेट सोर्स को यूजेज के लिए आपने कहा इंडस्ट्री को दे दो बिजली, ये यूज़ करेंगे, हमें पैसे आएंगे, हम IPPs को पे कर देंगे। आप IPPs का रिविजिट क्यों नहीं कर रहे? आपके पास तो आपने खुद कहा था कि आपके दाएं बाएं बैठे IPPs विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। यहाँ चैम्बर में आके लोग अनाउंस करते रहे हम विड्रॉ करेंगे, वो कहाँ हैं? लोगों को पूछे तो सही, आप क्यों विड्रॉ नहीं कर रहे?
आप डॉलर्स के अंदर पैसे ले रहे हैं, चलो डॉलर छोड़ो, पैसे हैं जी, पैसे ले लो ना, हमारे रुपए में पैसे ले लें, आप डॉलर्स के अंदर पेमेंट ले रहे हैं, आप विड्रॉ क्यों नहीं कर रहे? क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये। इसका मतलब है कि आईपीपीज के साथ आपकी निगोशिएशन, उस पर तो आईएमएफ नहीं कुछ कह रही, या उस पर भी आईएमएफ आपकी गर्दन में बैठी है। प्रॉब्लम इज दिस, गवर्नमेंट सोच रही है, दैट्स गुड, बट गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे सकती डायरेक्टली। ये मैं आपको, अगर जैसे अभी आपने बताया कि ये तो रिलीफ जो है ना होने के बराबर है, लेकिन इसे हम एक अच्छा ख्याल समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी यही चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर भी यही बात नज़र आ रही है, ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं, जो पॉलिसीज़ लाई गई है उसमें थोड़ा सा नहीं काफ़ी तजाद नज़र आ रहा है। क्या कह रही है? ख्याल से इंडस्ट्री नहीं चलनी, बिजली से चलनी है। या आप हकीकत में कुछ दें या फिर आप ऐलानात करें। हाँ, इसे हम ये कहते हैं एक साजगार माहौल के तौर पर कोशिश नज़र आ रही है। आप इससे बेहतर 10 साल की टेक्सटाइल पॉलिसी दे दें, 10 साल की कॉमर्स पॉलिसी दे देंगे, एक्सपोर्ट पॉलिसी दे दें, आप 10 साल का मौशी प्लान दे दें कि उसके अंदर हमने 10 रुपये बिजली सस्ती करनी है, या हम आज से 2 साल बाद बिजली सस्ती करेंगे। लोगों को रोड मैप तो पता चले कि हमें आने वाले 2 सालों में होना क्या है। यहाँ से लोग वाइंड अप कर रहे हैं। आपका पाकिस्तान का नंबर 1 एक्सपोर्टर जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता है, पूरे पाकिस्तान का नंबर 1, $35 मिलियन वो लेके जाके इजिप्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। सब ने लगाया, उनका इंटरव्यू अरब न्यूज़ ने लगाया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप, अच्छा उन्होंने हमें नहीं इंटरव्यू दिया, वो पाकिस्तान किसी चैनल को नहीं, अरब न्यूज़ को ये कहते हैं मैं पाकिस्तान में महंगा होता जा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब क्या है फिर कि आपके अगर नंबर 1 एक्सपोर्टर जो अपनी कोई फेक इन्वेस्टर्स नहीं करे, कुछ नहीं करे, सब कुछ अच्छा शो करके अपना आप चला रहे हैं, अगर वो मजबूर हो गया यहाँ इस दिन के लिए कि वहाँ शिफ्ट ऑन हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली कैटेगोरिकली सोचना होगा कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। क्योंकि आप, अच्छा डायरेक्ट रिलीफ गवर्नमेंट नहीं भी दे सकती, IMF बैठी है गर्दन के ऊपर, उसके साथ ही गर्दन बोझ लेनी है कि भाई क्यों पूछा तुसी। हाँ, इसलिए गवर्नमेंट इनडायरेक्ट वेज ढूंढती है, जायद यूनिट यूज़ करें। अच्छा इनिशिएटिव है। $12 मिलियन जो है वो 12 बिलियन जो है आपने जारी किए, 12 बिलियन रुपीज़ आपने रिलीज़ किए जो DDT फंसे हुए थे। अच्छा, जो अच्छी चीज़ हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट की काविश नज़र आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट उस चीज़ को उतना एग्जेजरेट करके पेश करे जितना उनके इख्तियार में है। हाँ, छोटी सी कॉज को आप बहुत ओपन हार्टली प्रेजेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट इन चीज़ों की बजाय, मेरे ख्याल में अभी फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर बहुत बड़ी एक्सपो हेम टेक्सटाइल की दुनिया की सबसे बड़ी होनी चाह रही है, वहाँ अपने कमर्शियल अताशी को ऐसा भेजे जो वर्सटाइल हो, जाके पाकिस्तानी को जितना फेवर कर सकता हो करे, ताकि हमारी B2B मीटिंग्स हो, हमारी एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर्स बेहतर हो। ये काम कर सकती है IMF वाले। अगर हम मजबूर हैं तो हम दूसरे एंड भी देख सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने लुक अफ्रीका किया, अभी खालिद साहब के साथी आरिफ हसन मलिक साहब और दीगर वहाँ गए हुए थे। तो ये वो चीज़ें हैं, हम तो अप्रिशिएट करें, हम बता रहे हैं कि जो जिस रुख आप इधर जा रहे हैं ये सही रुख है, इधर ही चलें। सूटेबल एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेसमैन को प्रोवाइड करना, ये हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। फर्दर भी इस पर बात करें। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। होम प्रोडक्ट जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जिनमें बेडशीट्स आ जाती हैं, हमारे टॉवल आ जाते हैं, हम देखते हैं कि फैसलाबाद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फैसलाबाद के अलावा पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाएँ जो कि पूरी दुनिया में हम, जिसे कहते हैं कि सारे ऑर्डर्स को ग्रैब कर सके। नो डाउट सफारती सतह पे हम बड़े मजबूत साबित हो रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ में भी बेहतरी आ रही है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर हम इन तमाम तर चीज़ों में अव्वल जा रहे हैं तो अब हमें कैप्चर भी करना होगा। बिलाल, यहाँ पर आपसे ही मैं इस हवाले से पूछूंगी, सिफारती सतह पे देखिए नो डाउट हमारे रिलेशंस बड़े अच्छे हो रहे हैं हम, लेकिन अगर हम अपने मुल्क के हवाले से बात करें, अगेन हम देख रहे हैं कि हम स्टिल काफ़ी ज़्यादा महंगे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ना, आप अमूमन जब प्रोग्राम आपके साथ बिज़नेस में होता है तो आप एक क्वेश्चन करती होती हैं कि हम अपना प्रोडक्ट पाकिस्तान का, मेड इन पाकिस्तान, बाहर क्यों नहीं शोकेस कर रहे अपना ब्रांड। तो ही इज़ द राइट पर्सन। ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि अपना इन्होंने यूरोप में ब्रांड ख़रीद के यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करके ऑनलाइन मार्केट वहाँ ग्रैब कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए इशारा कर रहा था। अब क्वेश्चन आपसे, वो सही आदमी बैठा आपके सामने, इनसे पूछें कैसे ब्रांड ओपनिंग करें, कैसे हम वहाँ जाके हुकअप करेंगे। हम पाकिस्तान की मसनूआत यहाँ बेच रहे हैं, ठीक है, वहाँ ऑनलाइन ब्रांडिंग के ऊपर, वहाँ स्टोर शो केसिंग के ऊपर कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बिलाल, ब्रांडिंग तो मेरा बड़ा मसला रहा है, क्योंकि मैं अगर एज अ व्यूवर देखूं या मुझे कोई ख़रीदारी करनी है तो मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ ब्रांडिंग पे उस तरह से काम नहीं हो रहा है। तो खालिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम क्यों ब्रांडिंग में पीछे नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड हैं जो कि पाकिस्तान से बनकर जाते हैं और वो अपना नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम कब इस चीज़ को कम्पीट कर पाएंगे? जी,
बेसिकली हम बहुत अच्छी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनती है, बड़े बड़े अच्छे अदारे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत बिलियंस की इंडस्ट्री लगी हुई है, किसी अदारों ने R&D में कम गए हैं, अपने ब्रांडिंग का कंसेप्ट अब आ रहा है, पहले नहीं था। ये 30-40 साल पहले ये आना चाहिए था कि हम इंटरनेशनली अपने ब्रांड्स डेवलप करते, उनको लेके चलते। तो होता ये है कि हम लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उनके ब्रांड को हम डेवलप कर रहे होते हैं, वो हमारी ही प्रोडक्ट अपना ब्रांड लगा के यूरोप में, USA में या वर्ल्ड वाइड सेल कर रही है। तो हमने ये चीज़ देखा है कि बहुत कम पाकिस्तानी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी ब्रांडिंग इंटरनेशनल की है। बिल्कुल। तो हम उसमें कुछ प्रोडक्ट है, गारमेंट्स की हैं, बेबी प्रोडक्ट हैं, होम टेक्सटाइल है, वो अपने ब्रांड से हम सेल कर रहे हैं, यूरोप में सेल कर रहे हैं, USA में कर रहे हैं, और उसका बड़ा अच्छा फीडबैक है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि आपका ब्रांड का कंपटीशन नहीं होता, आपकी एक यूनिक प्रोडक्ट होती है, कस्टमर उस प्रोडक्ट का लेता है, फिर वो आपसे उसी ब्रांड को प्रेफर करता है। बिल्कुल इसी तरह से। और ब्रांडिंग में अगर हम पीछे दिखाई देंगे, मुझे ये लगता है कि हमें जितनी मर्ज़ी टैलेंट आ जाए, हम जितना मर्ज़ी अच्छा या एक अच्छा माल जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन फिर भी हम उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक तो हमने एनर्जी कोस्ट के हवाले से बात कर ली कि हम एनर्जी के लिहाज से बड़े महंगे साबित हो रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेशो है ना, जो बिज़नेस कम्युनिटी कहती है कि ये सिंगल डिजिट पे जाना चाहिए, सिंगल डिजिट पे जाना चाहिए। हुकूमत ये पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि कहाँ से 23 से 22 आया, फिर 13 आया, और अब कहीं ना कहीं सूटेबल है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या आप इसमें बेहतरी देख रहे हैं आने वाले दिनों में, इंटरेस्ट रेशो हमें कम होती हुई दिखाई दे? मुझे तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्वेश्चन इज़ दिस वाई। कुछ दिन पहले इस पे बात हुई है कि IMF ने कहा है कि आपके शरह महंगाई बढ़ी है, और गवर्नमेंट ने ख़ुद भी अपने बजट के अंदर बताया कि 7-7.5% जाने की उम्मीद है। तो जैसे महंगाई बढ़ेगी मिनी बजट आएगा, और साथ आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। ये तो पक्का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। अगर गवर्नमेंट इसे यहाँ 11 पे भी रोकती है, शायद गवर्नमेंट इसलिए भी कहा हो, एक्सपोर्टर तो हट नहीं रहे, बाहर कह रहे नीचे लाएं, तो इन्हें बता दें कि हम थोड़ा सा ऊपर करने वाले हैं, ताकि ये तो यहाँ मुतालबा रोके। लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को रजिस्ट करना चाहिए, यहाँ इसे रोकना चाहिए 11 के ऊपर, बल्कि इसे एटलीस्ट 9 तक लेके आके फुल स्टॉप लगाएं। आपकी बहुत चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। और मुझे इसहाक डार साहब का वो जुमला बड़ा पसंद है। उन्होंने कहा था हम सूद ख़त्म करना चाहते हैं, तो अल्लाह से खुली जंग ख़त्म करेंगे तो बरकत आएगी। और अगर गवर्नमेंट के अंदर बैठे हाई प्रोफाइल लोग ये सोच रहे हैं कि हमने सूद ख़त्म करना है, तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका मार्कअप अभी 11% है। बिलाशुबा गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत करके इसे 24 से लेकर 22 से लेकर 11 तक आए हैं। ये एक रिमार्केबल 11 पॉइंट्स का डिक्लाइन है, नीचे से रिडक्शन है। लेकिन फिर भी अगर आप फ्यूचर में देखें, आप इसे बढ़ने की उम्मीद जाहिर करेंगे। इस वक्त सोने का हाल देखें, लोगों ने कर लिया, कमा लिया, अब कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन 3.5 तक दोबारा वापस जाएगा, जैसे ग्रेजुअल। और ये जाना चाहिए, बिल्कुल आलमी मार्केट के साथ मूव होता है, लेकिन ये जाना चाहिए। क्यों? आपकी सिर्फ 2 हफ्ते में सूतर मंडी स्टॉप हो गई थी, सारा पैसा निकल के उधर चले गया। अब उधर से पैसा वापस आएगा, दोबारा दुकानों में, कपड़े पे, इन पे आना है। अब आपका इन्वेस्टर बेसिकली तो वही है ना फैसलाबाद में, वो घुमाई जा रहा है पैसा, वो जिधर जाता है उधर मार लेता है जंप और चले जाता है। आगे आपकी कॉटन कम हो रही है, मुझे लगता है यौन महंगा हो जाएगा, फिर ये इंडस्ट्री चीखें मारेंगे। इसलिए पॉलिसी और साजगार माहौल बहुत ज़रूरी है। जो खालिद साहब बात कर रहे थे फॉरेन ब्रांड्स की, बहुत ज़रूरी है। ये बड़े छुपे रुस्तम है इस मामले में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि इन्होंने ये नहीं किया कि अपना ब्रांड मुतारिफ करा, इन्होंने वहाँ से ब्रांड देखा, उनकी ज़ुबान का ब्रांड बाय किया, बाय करके उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की और अपना एक नाम बनाया। ये इसे कहते हैं R&D। और इन्होंने अब माशाल्लाह अपने बच्चे जो हैं, बेटा जो उसे भी तैयार किया है, और उसके अंदर बड़ा अच्छा NTU से हमने तो देखा है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से जो भी फार्गुल तहसील बच्चे हैं वो बहुत ब्राइट माइंड्स के साथ आगे चल रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप अपनी आने वाली नस्ल को इंडल्ज करें। हमारी फैसलाबाद के बड़े जो कारखाने आज तबाह हुए हैं ना, मैं आपको ओपन हार्टली कहता हूँ, उनके मालिकान मेरे सामने बैठ जाएं, उनके बेटों ने तबाह की है। उन्होंने अडॉप्ट ही नहीं किया। बेसिकली बाप इंडस्ट्री को जानता था, बच्चा आगे बैठता रहा है, वो सिर्फ गले पे बैठता रहा और कुछ नहीं करता रहा। खालिद साहब ने अपने बच्चों को जिससे ट्रेन किया, मैं चाह रहा हूँ जैसे आरिफ हुसैन मलिक साहब है, मैं बहुत सदाकत वाले अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं आगे। ये लोग जैसे अभी हमारे PHMA के नए वाइस चेयरमैन जो आए हैं अहमद अफजल, वो जैसे ये लोग रेडी हो रहे हैं ना, बच्चे आने वाली नस्ल, आप देखें वो सारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है।
जिस इंडस्ट्री से बच्चे आउट है वो इंडस्ट्री डिक्लाइन नहीं कर रही है। और लेकिन बिलाल यहाँ पर ये बात भी है ना, इनोवेशन नहीं है हमारे। अगर स्टूडेंट्स हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी हैं, दूसरी जानिब जब हम देखते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बजाय सोचते हैं कि चलो कोई कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट कर दिया जाए, बिज़नेस तो वैसे ही ठप पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये वजह भी है, मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से यंगस्टर्स जो हैं वो हमारी रेलिवेंट फील्ड में नहीं आ रहे। आई थिंक सो इस पर खालिद साहब बेहतर बता सकते हैं, वो ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। जो ये समझ रहे हैं ना इस बिज़नेस से निकाल के दूसरे में जाएंगे, वो फ्रेश है, उधर भी बेड़ा गर्क होगा। इससे जोड़ी रखें, इसके अंदर से कुछ पार्ट निकाल के जाएं, इसको ना रोकें। इसको रोकेंगे तो वहाँ भी डूबेंगे, यहाँ भी डूबेंगे और कोलैप्स कर जाएंगे। और यही होता है, ये होता है, हमने यही देखा है। क्योंकि आपके पास, आप समझ रहे हैं कि दूसरा कारोबार चल रहा है, वो दूर से सुहाना लग रहा है, वो अगले को पूछेगा कि उसके साथ क्या बीत रही, वो आपसे भी ज़्यादा मुश्किल में हो। इसलिए बेहतर है पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया जाए, चीज़ों को समझा जाए, फिर उसके अंदर पाँव रखा जाए। दो कश्तियों को सवार अमूमन डूबते हैं। इसमें खालिद साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं जानना चाहूँगी कि हम इनोवेशन की बात करते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यंगस्टर्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो आकर एक चलता हुआ कारोबार संभाल सकें। तो क्या रीज़न्स देखते हैं? क्या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या एक न्यू कमर है वो इतना स्टेमिना नहीं रखता है कारोबार को संभालने का, या हम ट्रेनिंग करने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए? देखें, कारोबार जो है एक मुसलसल किसी चीज़ को करने का काम है। अब जो हमारी यंग जनरेशन है वो देखती है कि ये बिलाल साहब हैं, आप एक सीट पे पहुँचे, वो ये नहीं देखते कि इस पे के पीछे कितनी स्ट्रगल है। इसी तरह इंडस्ट्री है, कारोबार है, वो एक स्ट्रगल का नाम है, ये शॉर्टकट टर्म नहीं है। हाँ, ये है कि इंडस्ट्री अब टेक्नोलॉजी है, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को नहीं अपनाते, आप बड़ी जल्दी वाइप आउट हो जाते हैं। इस शहर में बहुत ऐसी इंडस्ट्री थी 2, 4, 5 साल पहले जो वाइप आउट होंगी, जिनका नाम ही बहुत ज़्यादा था। उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं ली, इनोवेशन में नहीं आए। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन हैं उनको लेके आएँ, उनको बताएं कि बेटा ये इंडस्ट्री है, इसको आपने दुनिया के हिसाब से चलाना है, इनोवेशन में जाएं, आइडियाज़ जनरेट करें। मेरे बहुत ज़्यादा बाहर है जानने वाले दोस्त, उनकी बेटियां हैं वो बिज़नेस कर रही हैं और बिलियंस में बिज़नेस कर रही हैं। ये बेटी बेटे का नहीं है, ये है शौक़ का और इस इनोवेशन का काम। टेक्नोलॉजी को लेके हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो हमसे ज़्यादा इस मामले में हम आगे हैं। हमें उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको बैकअप देना चाहिए कि आप आगे बढ़ें, चीज़ों को आगे लेके चलें। बिल्कुल, कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। एक तसलसल के साथ किसी फील्ड में अपना नाम बनाना, जाहिर सी बात है हर फील्ड के अपने चैलेंजेस भी होते हैं, अपने प्लस पॉइंट भी होते हैं, तो हमें चैलेंजेस से नहीं घबराना चाहिए। बिलाल, अगर यहाँ पर हम चैलेंजेस के हवाले से बात करें ना, मुझे ये लगता है कि कारोबार तबके पे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जिसमें टैक्सेशन के हम इंतज़ाम देखते हैं या निज़ाम देखते हैं, इस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम देख रहे हैं कि इस पर भी बड़े लोग जो है तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हैं कि टैक्सेस का बोझ है, जिसकी वजह से हम अपनी इंडस्ट्री उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ये देखिए, अब जैसे खालिद साहब बता रहे थे ना, अब जब ये अपने बेटे को साथ एक्सपो पे लेके जाएंगे ना, वहाँ जो आने वाला ग्राहक है वो कोई नई नई टर्मिनोलॉजीज़ बोलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप माने कि आप थोड़ा पीछे रह गए हैं। अगर आप ये कहें ना, मैं 30 मार खान हूँ, लर्निंग प्रोसेस मेरा मुकम्मल हो चुका है, फिर आपका बेड़ा गर्क है। आप ये, मैं आरिफ भाई को इसलिए बहुत बार अप्रिशिएट करता हूँ कि आप कई जगहों के ऊपर अपने बेटों को आगे करते हैं कि यार मैं अब नहीं चल रहा। ज़फ़र इकबाल सरवर, हाथ ज़फ़र उनका बेटा, उसको लेके जाते हैं। मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज देखता हूँ कि वो अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं कि आप बात करो। क्यों? ये नहीं कि इन्हें नहीं पता, हाँ इनका काम जो पाकिस्तान का फरसूदा फार्मूले ना, ये उनको समझाते हैं बेटा टैक्स में यहाँ से ऐसे बचना है, यहाँ से ऐसे बचना है, ये वाला जुगाड़ ऐसे लगना है, ये उन्हें समझा रहे हैं प्रोसेस। लेकिन जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर वो लोग नई डिमांड्स कर रहे हैं ना, उन चीज़ों को R&D करने के लिए जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, जो पढ़ के ही R&D आ रहे हैं, तो इनको एक बहुत नया एक हिस्सा मिल रहा है जिसके ऊपर ये ओपन हार्टली मानते हैं हाँ जो चीज़ें वो मांग रहे हैं वो शायद हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे कर रहे हैं, इसलिए वो साथ जाएं। तो यही तो है कि जब उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मेहनत करके सिला मिलना है। आप ये मत करें कि आपको सिर्फ गले पे बैठना है, पैसे इकट्ठे करने हैं और अब्बा जी कमा रहे हैं। अब हमें अपने बच्चों को इसलिए तैयार करना होगा और इसलिए भी तैयार करना है कि ये जो अरबों की इंडस्ट्री मैंने लगाई है इसके हैंड ओवर करो, ये इतना कैपेबल भी है कि नहीं? आप उसे कहीं भी ना लेके जाएं, दरवाज़ा अगर ना खोल के बाहर की दुनिया दिखाएं और अगले दिन फैक्ट्री बिठाएं तो क्या होगा? कोलैप्स ही होना है। आप डेफिनेटली उसे
कुछ दुनिया का एक्सपोजर करवाएं, उसे आप आलमी मंडियां दिखाएं, लोकल मार्केट दिखाएं, उससे निगोशिएशन आए, फ्रॉड ना आए, काम करना आए, तो फिर आपकी इंडस्ट्री डबल भी होगी। और हमने देखा काशिफ ज़िया हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, क्या उनके हमारे सामने नहीं है, वो ग्रास रूट लेवल से उठ के आने वाला लड़का आज 3 से 4 बड़े यूनिट लगा के अपना काम चला रहा है। तो कैसे चला रहा है? बूढ़ा है? नहीं, हमारी उम्र का है। क्या किया? मेहनत की है, मेहनत करके आज आगे जा रहा है। हाफिज़ राशिद हैं, उनके वाले साहब साइजिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, आज वो एक्सपोर्टर हैं, तीनों चारों भाई। क्यों? चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हाँ, उससे आगे अब ऑनलाइन मार्केट आ गई, सोशल मीडिया का दौर आ गया, वहाँ अब नौजवानों का एक और इम्तिहान है। इन्होंने अपनी उम्र गुजार ली इंडस्ट्री को डबल करने में, अब बच्चों ने उसे आगे लेके चलना। समर की है कि हम लोगों को हमारे बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा। और जिस तरह से आप बात करें कि फैसलाबाद की पहचान ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसे एम्पावर करने के लिए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फर्दर भी टेक्सटाइल के हवाले से बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। आपकी सालगिरह हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। आपकी सालगिरह को हम सिटी एट 10 में शामिल करेंगे। उसके लिए बर्थडे के हवाले से पिक्चर्स और वीडियोस आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की सालगिरह के दिन के हवाले से बात करें तो मोहम्मद सुभान मंच जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। मोहम्मद सुभान मंच को विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। देखते हैं सबसे पहले ये क्लिप। मोहम्मद सुभान को एक बार फिर बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टेक्सटाइल के हवाले से, हम बात कर रहे थे रोज़गार के हवाले से। आज के दौर में अगर हम यंगस्टर्स के मसाइल के हवाले से बात करें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ ऑनलाइन कारोबार के हवाले से हम बात कर रहे थे। खालिद नदीम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह बिलाल ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अब आने वाला जो टाइम है वो ऑनलाइन कारोबार का है। बहुत सारे लोग जिनका फैमिली बिजनेस रहा है वो किसी ना किसी हद तक कनेक्टेड रहते हैं कि कारोबार को किस तरह से इनिशिएट करना है, लेकिन वो लोग जो कि आइडिया रखते हैं लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि कैसे स्टार्ट करना है। और दूसरी जाने फैसलाबाद में टू बी वेरी ऑनेस्ट बिज़नेस एक्सपो की भी कमी है। यहाँ पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, डेफिनेटली ये जो पिछले कोविड के बाद स्पेशली जो है ना बिज़नेस वर्ल्ड वाइड जो बड़ी तेज़ी से कन्वर्ट हुए हैं ऑनलाइन में, उसमें मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स हैं, लाइक अमेज़ोन है, ईबे है, अब तो टिकटॉक है, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स हैं। हमारे बच्चों में बड़ा टैलेंट है, बात ये है कि उसको करना कैसे है। सबसे पहले चीज़ ये है कि हम हर ऑनलाइन पे तो लाखों चीज़ें बिक रही होती हैं। सबसे पहले बच्चों को ये चाहिए कि वो टारगेट करें कि उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो लेनी है, उसकी कॉस्ट क्या है, इसको हम इंटरनेशनली डिलीवर करेंगे, उसके एक्सपेंस क्या है, और उसमें अपना मार्जिन रखें। अब होता ये है कि बच्चे जो है वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे देखते हैं फ़लाँ ने ये चीज़ें की, वो उन 15-20 चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। आप अपना टारगेट रखें, 1, 2 या 3 प्रोडक्ट को, उसके ऊपर रिसर्च करें, रेट्स निकालें, उसकी फ्रेट कास्ट निकालें, उसको वहाँ अमेज़ोन या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनकी एडवर्टाइजमेंट फ़ीस है, उनकी डिलीवरी कोरियर चार्ज, वो डाल के एक अपने उसकी कैलकुलेशन करें। अगर वो उनकी कैलकुलेशन में आता है चीज़ में, उसके बाद उनको प्रॉफिट आता है तो फिर उसको लेके चले। और सबसे बड़ी बात, ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, ये साल 1.5 साल लगता है इसको स्टेप बाय स्टेप चला आगे बढ़ने में। होता ये है कि हमारे बच्चे जो, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बच्चों को पता नहीं है, और जिनको पता है वो ना शुरू करते हैं और डिसहार्ड हो जाते हैं। डिसहार्ड नहीं होना, लॉसेस होंगे, ये शुरू में ऐसे ही होता है, लेकिन वो लॉसेस जो है ना आपको लर्न करवा रहे होते हैं। आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो उसे आप लर्न करें, ज़रूर करें बच्चे काम। सबसे पहले अपना ब्रांड बनाएं, ठीक है, कंपटीशन नहीं होगा, उनके मार्जिन अच्छे होंगे। दूसरा ये कि रिज़ल्ट्स जो है ना 1-2 साल में मिलते हैं, और जब वो रिज़ल्ट मिलते हैं ना फिर वो लॉन्ग टर्म मिलते हैं। उसको मेंटेन रखना उससे भी बड़ा काम है। आपका काम चल पड़ा ऑनलाइन, उसके पीछे आपकी सप्लाई चेन होनी चाहिए, प्रोडक्ट एक्सीलेंट होनी चाहिए, जो आपका सारी दुनिया से कंपटीशन है, और जो लेने वाला है वो इंस्पेक्टर है आपकी प्रोडक्ट का। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है वो आगे उसके रिमार्क्स भी देगा, वो आगे बाइंग भी करेगा, आगे रेफ़र भी करेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है
वो सबसे बड़ा आपका नुकसान भी उसी वजह से पहुंचेगा। बिल्कुल इसी तरह से है। और मुझे ये लगता है कि इंसान को शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए। अगर आप अपना कोई बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप उस पर पहले रिसर्च करें, उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी देखें और फिर बस अल्लाह का नाम लें और उस बिज़नेस में चले जाएं। बिलाल, यहाँ पर अगर ऑनलाइन कारोबार के हवाले से बात करें, नो डाउट स्कोप है। हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद तमाम इंडस्ट्री जो है वो हमें ऑनलाइन पे शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन कारोबार के लिहाज से हमारी जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो सूटेबल आपको दिखाई दे रही हैं? अभी तक तो गवर्नमेंट का हल्का सा हाथ तो आया है ऊपर टैक्स वाले मामले के ऊपर, लेकिन बाकी तो बहुत सारी आज़ाइशें मौजूद हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा आपका स्टेक होल्डर है जो डिलीवरी वाली कंपनीज़ हैं, और डिलीवरी वाली कंपनीज़ बहुत हरकत व सकनात करती हैं कि ऑर्डर आपका गया नहीं है, कॉल की नहीं, तो हमारे साथ होता है, हमें कॉल आती है कंपनी की तरफ से कि आपको ऑर्डर मिला है, तो हम कहते नहीं और उन्होंने अपना लिख दिया होता है कि हमने डिलीवर करने की कोशिश की, लेकिन कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। अब ये बेसिकली उसने तो अपने पैसे लेने हैं, वो अपने पैसे चार्ज कर रहा है कंपनी से, लेकिन कंपनी उसे बैकअप पर चेक करी कि मेरे ग्राहक के पास गया या नहीं गया। अगर नहीं गया, उसने कहा मेरे पैसे मैंने तब लेने हैं जब मेरे ग्राहक वहाँ से लिख के भेजेगा। तो आप अपनी सर्टन पॉलिसी क्रिएट करते हैं। जब आज जैसे आजकल बहुत सारे ब्रांड जो हैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको फ़ौरन मैसेज करते हैं कि आपका ऑर्डर कंफर्म है या नहीं, वो पूछते हैं, आप कहते हैं कंफर्म, फिर वो आगे फर्दर पूछते हैं कि आपको डिलीवर हुआ है या नहीं, आप कहते हैं मुझे तो कॉल ही नहीं आई, फिर वो कंपनी वालों कहते हैं कि आपने फ्रॉड किया है, स्क्रीनशॉट है, आपका बंदा नहीं गया। ये भी चीज़ अच्छी है, लोगों ने इसके आगे रास्ते निकाले ना, तो डेफिनेटली मुश्किल आती है, जैसे खालिद साहब ने कहा। और अगर आप ये कहें कि आप आंख खोलेंगे, बिलाशुबा आपको 6 महीने छक्के लगेंगे, फिर आपको लॉसेस होने लग गए। इसलिए बेहतर है स्टार्ट में हल्के फुल्के लॉसेस हो जाएं, फिर आप अच्छा लेटर ऑन ये कंपनसेट हो जाते हैं। ये कोई लेटर ऑन ये नहीं है कि आपको नुकसान इसका बाद में कवर अप नहीं होना। एक लड़की है लाहौर की, उसने अपनी लाइफ दिखाई थी, वो एक किराए के घर में रहती थी, आज वो रिवो भी लेके फिर रही है और क्या करिए, सिर्फ वॉल हैंगिंग्स बेच रही है, सिर्फ वॉल हैंगिंग्स, नथिंग एल्स। तो इसका मतलब है बहुत पोटेंशियल है। आप आएँ, नए आइडिया के साथ आएँ, ये मत करें कि दूसरों के रेप्लिका फलां ब्रांड के कपड़े उठा के रख के बेचे, बिक जाएंगे, कितनी देर बिकेंगे, इसका ग्राहक मखसूस है। लेकिन आप अगर हटके कुछ आएंगे, जैसे होम टेक्सटाइल तो बहुत वास्ट फील्ड है। हम अक्सर अपने दोस्त एप्रीकोट वालों की मिसाल देते हैं, हमारे पास आए भी हुए हैं। अब क्या वो तो बताता है मुझे 8-9 साल हो गए हैं, 7 साल धक्के खाए, उसके बाद जाके मेरा चलना शुरू हुआ है। अब बिलाशुबा आप सबको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ऑफ मार्केट में उसने काम किया, ऑन मार्केट में वो कमा रहा है। तो आप अपने आप को पहले ये देखें कि आपके पास पीछे माल पड़ा है, उतना आगे दें। अब आप ये लिख लें 100 पड़े हैं और पीछे 10 ऑर्डर पे पीछे आपका 10 पीस हो, तो आप बैकलॉग में लगेंगे। फिर आप जब बाई करने जाएंगे, पिछला ग्राहक आपको महंगा देगा, फिर आप रेट बदलना चाहेंगे, तो ये आपकी वहीं कोलैप्स हो जाना। जैसे खालिद साहब ने कहा कि बेहतरीन आपका फीडबैक आपका बायर है, अगर वो दूसरी बार आता है तो ये कामयाबी है, वरना उसने बता के आपको डिलीट करना है, इससे कोई चीज़ ना लेना, ये फ्रॉडिया है। ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं, लोगों को स्टेटस लगा के आपको डिलीट कर देते हैं। आप दें जरा खराब चीज़, अगले दिन ठक स्टेटस इतनी बड़ी तहरीर लेते हैं। हर बंदा तो ये मोबाइल के ऊपर अपना बादशाह है, वो अपने मोबाइल पे आपको टैग करता है, वो कहता है मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो बेहतरीन ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट गलत चाहिए उन्हें वापस ले लो, बेहतर है। अगर आप चलाना चाहते हैं, शॉर्टकट के चक्रों में ऑनलाइन बिजनेस में बड़े बड़े फ्रॉड होते रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट के अंदर गुड एक्सपीरियंस ही आपकी कामयाबी है। आपने जहां बैड एक्सपीरियंस करवाया ग्राहक के साथ, उसने आप खुद तो जाना साथ आपका भी बेड़ा गर्क कर दिया। मेरा ये मानना है कि आप कम मार्जिन रख लें, लेकिन आप अपने कस्टमर को पहले सेटिस्फाइड करें। मैंने बेशुमार, मैं तो ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। अब देखती हूँ कि अगर मैंने 20 जगह से ऑर्डर किया है, उसमें से 90% जो लोग हैं वो अच्छे होते हैं और जो 10% ऐसे होते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम सोच लेती हूँ कि अब मैं यहाँ से ऑर्डर नहीं करूँगी। ये मैं एक खालिद साहब से पहले एक मशवरा आपको दूंगा कि कभी भी चीपर प्रोडक्ट के पीछे ना भागें। आप चीपर के पीछे भागेंगे, वहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। जब आप ये समझते हैं आप 1000 की बजाय 800 वाली शर्ट लेंगे, 1000 वाली महंगी पड़ रही है, तो 800 वाली 800 ही फैब्रिक में आनी है, 1000 वाली 1000 की आएगी। आप जो ब्रांड है उसको उसकी कॉस्टिंग पूरी करने दें। आप एतमाद करके देखें एक बार कि वो महंगी दे रहा है, सस्ती दे, ठीक है, अगर वो दे रहा है तो उसे एक बार ले लें, दूसरी बार महंगी हुई ना लीजिएगा। अगर क्वालिटी सही हुई, आप 2000 की भी खरीदेंगे। बिल्कुल इसी तरह से कारोबार कोई भी हो, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी से काम लेना पड़ेगा। और फिर हम देखेंगे कि हमारे ऑनलाइन कारोबार जो हैं वो हम दोबारा से कम बैक करते हैं। फर्दर भी हम बात करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेक्सटाइल के हवाले से भी। जी वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से। अपूमा हम देख रहे हैं कि एक अच्छी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर्स ने बड़ी मेहनत से इसमें अपना नाम बनाया हुआ है, लेकिन हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे हम कहाँ पर खड़े हैं। खालिद नदीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम पूरे प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि हमें टैलेंट की कमी नहीं है, हम पूरी दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। यूरोप में अगर हम अपूमा के हवाले से बात करें, क्या स्कोप देख रहे हैं? लोग ट्रस्ट करते हैं और लेकिन ऑर्डर्स कैप्चर करने में मुझे लगता है कि जितनी कैपेसिटी हम रखते हैं हम उतने ऑर्डर्स कैप्चर्स नहीं कर पाते। जी, ये बात आपकी ठीक है। जितनी हमारी अपूमा जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन है। जितनी हमारी कैपेसिटी है उतने डेफिनेटली हम ऑर्डर ग्रैब नहीं कर सकते। उसकी 2-3 वजूहत हैं। जैसे बिलाल साहब ने कहा कि गवर्नमेंट को एक 10 साला पॉलिसी लेके बनानी चाहिए और गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है। जैसे अब रिसेंटली देखें, हमारे वज़ीर आज़म साहब, आर्मी चीफ साहब ये जा रहे हैं दुनिया में, हमारे एक अच्छा इमेज बन रहा है, हमारे रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है हमारी ब्यूरोक्रेसी का कि ये हम कंट्री टू कंट्री, उसके बाद आता है हमारे बिज़नेस कम्युनिटी का हम आपस में लाइजन हो, हम एक दूसरे के प्रोडक्ट बेचने से के अलावा हमारी प्राइस भी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। होता ये है कि हम बाहर जाते हैं, कस्टमर को कहते हैं ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारे रेट है, वो टेबल पे रख देता है, कहता है कि ये इंडिया की प्राइस है, ये मुझे यही प्रोडक्ट की प्राइस मिल रही है चाइना से। फ़र्क वही आता है जो एनर्जी टैरिफ है, हमारे एनर्जी टैरिफ जो है ना रीजन में ज़्यादा है, उस वजह से हम पीछे हैं। दूसरा, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट या एक एक्सपोर्टर, मैं ये चीज़ एडमिट करता हूँ कि हमने R&D प्रोडक्ट के ऊपर नहीं की, जो कि की है, हमने अपना उतना टाइम नहीं दिया। अब जो भी अदारे कर रहे हैं उनके पास बिजनेस भी है, उनके पास कस्टमर भी है, तो दोनों तरफ से है। अगर 25% हमारा कसूर है बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, 75% गवर्नमेंट को चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म 10 साल की पॉलिसी दे जिसमें बिजली का पता हो कि ये टैरिफ रहने हैं, गैस का पता हो, और सबसे बड़ी बात हमारे मार्कअप और सेल्स टैक्स के रिफंड्स जो है ना, वो हमारा होता ये है कि हम छोटे जो अदारे हैं, हमारा पैसा तो सारा जाके पार्क हो जाता है सेल टैक्स का। हम वेट करते हैं कब रिफंड्स आएंगे, फिर हम आगे ऑर्डर लेंगे। एक डर होता है कि पता नहीं बाद में हम ऑर्डर ले लें, पीछे से हमारे पास पैसे ना हो। तो ये सारी सिचुएशन ऐसे ही है कि हमें सिर्फ इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट कोई भी हो, उसको इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे जिसमें ब्यूरोक्रेसी के इनपुट ना हो, ग्राउंड रियलिटी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोग चला रहे हैं, उनका इनपुट हो कि ये हमारे मसाइल हैं, गवर्नमेंट उसको उनको रिजॉल्व करे। तो बजाय जैसे आगे बताया बिलाल साहब ने कि मिस्र में या दूसरे कंट्री में जाके हमारे लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम यहाँ एक्सपेंशन होनी चाहिए, यहाँ इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े, और पाकिस्तान की ग्रोथ तब होगी जब हम इसके बिजनेसमैन को इतनी फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे कि वो यहाँ पर टैक्स जनरेट कर सके। फिर हम देखेंगे कि IMF से भी हमारा पीछा छूट जाएगा और हमारा जो एक मसला है बेरोज़गारी का वो भी हल होता हुआ दिखाई देगा। बिलाल, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के हवाले से, यूरोप के हवाले से भी बात की, लेकिन मुझे लगता है कि हमें नई मार्केट्स भी तलाश करनी पड़ेगी इससे पहले कि हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं। ये दिस इज़ द राइट टाइम कि हम कहीं और भी अपना जो फोकस है करें। अगर इंडिया फॉर एग्जांपल यूरोप में फोकस कर रहा है तो हमें इसके अलावा कोई और मार्केट भी तलाश करनी चाहिए। अच्छा, यूरोप, अमेरिका और बरतानिया ये तो शदीद रिसेशन के शिकार चल रहे हैं। अफ्रीका उठा रहा है, और पाकिस्तान के एक अच्छी चीज़, अभी एथोपिया में एक हफ़्ते पहले एक्सपो हुई है और ट्रेड हमारी जो TDAP है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान, उन्होंने करवाई है। जाम कमाल फाकी वज़ीर कॉमर्स भी गए थे, हमारा वफ़द फैसलाबाद से गया था जिसके अंदर आरिफ सान मलिक साहब साबिक़ सेंट्रल चेयरमैन थे, जिस तरह सदाकत की तरफ से अवैस मुख्तार थे, हमारे शहजाद अहमद साहब हैं, अली रज़ा साहब हैं, ये सारे लोग गए थे। एंड ये वहाँ रिस्पांस भी अच्छा था। एक खौफ पैदा किया जा रहा था कि पूरे अफ्रीका के अंदर पैसे नहीं आते, तो यहाँ तो शदीद जंगों के दौर में भी लोगों को पैसे मिलते रहे। इसलिए पाकिस्तान को लुक अफ्रीका के तौर पे जो हमने काम शुरू किया, उसमें अब आप देखें मलेशिया जाके जो $200 मिलियन का मुआहदा किया है सिर्फ मीट एक्सपोर्ट का, तो वो भी गवर्नमेंट का। फिर चाइना शबाशी साहब मीट का और टेक्सटाइल के मुआहदे करके हैं, तो चीज़ें चल रही हैं पाइपलाइन के अंदर। और पाकिस्तान, ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट राइट नाउ
अदर वेंचर्स को देख रही है, अदर मार्केट्स को देख रही है, और गैर रस्मी मंडियां ही आपका इस वक्त टारगेट होना चाहिए, वरना जो रस्मी मंडियां वो गिर रही हैं, बहुत शदीद गिरावट का शिकार है। गैर रस्मी मंडियां ही इस वक्त जो हैं वो आपकी बका की जंग है, और मिडल ईस्ट आपके पास बहुत बड़ा हथियार है। इस जंग के बाद सऊदी अरब के साथ मुआहिदा, मिडल ईस्ट आपकी तरफ देख रहा है, तो मिडल ईस्ट को आप कैप्चर करें। वहाँ सिर्फ आपका मीट जा रहा है, वहाँ आपका क्लोथिंग जो ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छे खुल सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अभी इंटरनेशनल ब्रांड जो है सच बहुत सारे ममालिक में नहीं मौजूद, तो वहाँ आप जाके उनको कैप्चर करें, वहाँ अच्छी प्रोडक्ट्स दें, अपने नाम से ब्रांडिंग करें। बहुत कुछ अभी गुंजाइश मौजूद है जिस पे काम की जा सकती है। गवर्नमेंट साजगार माहौल पैदा करेगा, और कुछ थोड़ा सा IMF को रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़े पैसे वापस आ जाए, तो सानू भी ज़रा कमा लेने दें। ये चीज़ बड़ी सादा सी है, जिसने मुझसे पैसे लेने हैं उसे मैं कहता हूँ मैंने देने हैं, लेकिन मैंने कमान तो दे, अगर मुझे कमाने नहीं देने मैंने देने कहाँ से है। तो लेकिन वो भी ये समझते हैं कि कमाने वाले ईमानदार हों, तो वो भी कहते हैं ठीक है आप खुल के कमा लें। तो चीज़ों को जैसे वज़ीर आज़म खुद और फील्ड मार्शल साहब सीरियस हैं, ये चीज़ें हमें निचली सतह तक, हमारे आम एक ऑफिसर तक शिफ्ट हो जाए। जैसे फैसलाबाद के अंदर 50 से ज़्यादा अदारे हैं जिससे आपने NOC लेना है, और मेरा महीने में एक चक्कर तो किसी का लग जाता है, तो आप अदारों के चक्कर मुकाएंगे या आप अपना काम करेंगे? ये चीज़ों को वन विंडो कर दें, एक सेटअप हो, एक क्लिक हो, आपको सब कुछ मिले, आपको पता हो कि मैंने इधर से इससे बात करनी तो मेरा काम हो जाएगा। आपको अगर चक्कर दफ्तरों के बार बार लगाने पड़ेंगे ना, फिर कारोबार नहीं चलता। ये खौफ और डर की फ़िज़ा बहुत ख़त्म करना ज़रूरी है। बिल्कुल आसान कारोबार अगर हम देखेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग देंगे, तो हम देखेंगे कि कारोबार भी चल रहे होंगे, और एक जो हम देख रहे हैं कि महंगाई की रेशो बढ़ गई है, एक आम इंसान की ज़िंदगी मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है, और जो क़ुव्वत ख़रीद है वो इंसान की मुतासिर दिखाई दे रही है। ये तमाम तर लाइफ का साइकिल जो है ना, वो एक चीज़ से कनेक्टेड है, और वो ये है कि हम कारोबार को साजगार माहौल फराहम करें, ताकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, हमारी छोटी बड़ी सनतें हों, छोटे कारोबार से वाबस्ता जितने भी लोग हों, अगर हम इन्हें एम्पावर कर जाते हैं, इन्हें टैक्स में रिलीफ दे देते हैं, इंटरेस्ट रेशो कम हो जाती है। और अक्सर एक शिकवा रहता है, वो ये रहता है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं, और पॉलिसीज़ को अक्सर बंद कमरों में बना दिया जाता है, और जब ग्राउंड रियलिटीज़ उसकी मुख्तलिफ होती हैं, हम फिर देखते हैं कि जब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराया जाता है, एहतजाज भी किए जाते हैं, और फिर उसका जो एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट होता है वो हमें नज़र नहीं आता। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि जी पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म दिखाई दें, देखते हैं कब होता है। बहुत शुक्रिया खालिद नदीम साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और कहते हैं कि इंसान की जो पॉजिटिव सोच है वो बेहतरी लेकर आती है। तो पॉजिटिव रहें, और देखते हैं कि हमारे जो कारोबार में ये जो चेंजेस हैं ये कब रिक्वायर्ड हैं तो हैं, कब होती हैं ये देखते हैं। वक्त है जी एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात करते हैं सेहत के हवाले से। हम देखते हैं कि मौसम जैसे ही बदलता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ साथ एक और बीमारी है या एक और मर्ज़ है जो कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वो है डेंगू वायरस के केसेस में इजाफ़ा, जिसमें इलाज के साथ साथ एहतियात बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या हम वो तमाम एहतियाती तदाबीरों को फॉलो कर रहे हैं जो कि ज़रूरी हैं? मुझे ये लगता है कि बिल्कुल नहीं। ये वजह है कि हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद में भी डेंगू की केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट में इंतज़ामिया जो है इस चीज़ को किस तरह से ले रही है, स्प्रे करवाए जा रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे, डेंगू जो टीम्स तश्कील दी जा रही हैं वो किस तरह से अपना आउटपुट पेश कर रही हैं, इस तमाम मौजू पे हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम इस मौजू की तरफ बढ़ें, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अज़मत अब्बास खिची साहब ने। आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। प्रिवेंटिव सर्विसेज के हवाले से जितने भी मैयर होते हैं आवाम को आगाह करने के हवाले से बड़ा पॉजिटिव रोल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से मैम। बहुत शुक्रिया अज़मत साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। डेंगू केसेस में इजाफा देखने में मिल रहा है और बड़ी तशवीश है, लोगों में भी पाई जा रही है। क्या रीज़न्स देख रहे हैं? क्या प्रिवेंशंस नहीं दी जा रही हैं या मौसम बदल रहा है, हमारे यहाँ वर्किंग उस तरह से नहीं है? क्या रीज़न्स देख रहे हैं? जी इसमें ये मैं कहूँगा थोड़ा सा इसमें एक तो रेनी सीज़न रहा है, बारिशें ज़्यादा हुई हैं, रूटीन से ज़्यादा बारिशें हैं और पानी भी स्टेगनेंट रहा है। दूसरा टेम्परेचर भी अभी स्टिल डाउन नहीं हो रहा। तो ये मल्टीपल रीज़न हैं जिनकी वजह से डेंगू के पेशेंट जो है इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर हम देखें पिछले साल 60 से भी नीचे थे पेशेंट और अभी हमारे पास कंफर्म पेशेंट जो हैं वो 140, आज अभी 11 बजे तक 140 उनकी तादाद हो चुकी है। तो इन हालात को देखते हुए हमने अपने प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ कर दिए हैं। हमारी टोटल फैसलाबाद में 875 जो हैं वो डेंगू टीमें काम कर रही हैं। इनमें इंडोर टीम है, आउटडोर टीम है,
आउटडोर टीमों की बात करें तो वो 289 हमारी आउटडोर टीमें हैं और बाकी इंडोर में हैं। इंडोर में मेल और फीमेल हमारे मेंबर हैं। मज़ीद इसमें हमने वो साइलेंट एरियाज़ जहाँ पे डेंगू रिपोर्ट नहीं हो रहा, वहाँ के हेल्थ एम्प्लॉइज़ को हमने सिटी एरिया में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे डेंगू इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो इस लिहाज से हमारी टीमें भी इंक्रीज़ हो गई हैं। दूसरा, हमारे डीसी साहब की सुपरविजन में, उनकी गाइडलाइन में हमने सिविल डिफेंस के बंदे जो हैं एम्प्लॉइज़, वो भी सर्विलेंस पे लगा दिए हैं। लोकल डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनको भी हमने डेंगू पे लगा दिया है। तो इंशाल्लाह इससे सर्विलेंस जो है वो मज़ीद बेहतर होगी। और इसके अलावा हम रात को भी फॉगिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी ये रिसेंट रात को हमने 30 यूनियन काउंसिल जो है वहाँ पे हमने क्लीन फॉगिंग एक्टिविटी करवाई है। तो इस हफ्ते मज़ीद 3 दिनों में हम पूरे सिटी को क्लीन स्वीप करेंगे। हर जगह पे, स्ट्रीट्स में, पार्क्स में फॉगिंग एक्टिविटी एंड IRS एक्टिविटी ये हम करवाने, बल्कि 70% हम करवा चुके हैं। मज़ीद 3 दिन तक ये हमारा कंप्लीट टास्क हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मौजूदा केसेस के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस कहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं? एक मदीना टाउन है और लायलपुर टाउन। इन 2 टाउन्स में हमारे डेंगू केसेस जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। हमारी जो तहसीलें हैं वहाँ पे इतने रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे भी यही देखा जाए कि हमारे मेनली पार्क्स, ग्रेवी यार्ड्स जो कब्रस्तान हैं, और इसके अलावा जंक यार्ड्स हैं, और इवन लार्वा हमने देखा है जो बड़े बड़े दरख्त हैं उनके तने के अंदर एक स्पेस बनी होती है, उनमें भी लार्वा डिटेक्शन हुई है। तो लोग जब पार्क्स में जाते हैं, एक तो उन्होंने प्रॉपर अपनी ड्रेसिंग नहीं की होती, हाफ स्लीव शर्ट्स में चले जाना, और फिर ज़ाहिर है वहाँ पे लार्वा डिटेक्ट भी है। तो इस तरह ये ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जिन जगहों पे डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर स्प्रे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एहतियात की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस लिहाज से किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं मैडम, स्प्रे हम तकरीबन हर जगह पे करवा रहे हैं। डीसी साहब की डायरेक्शन थी कि तकरीबन जितने भी ये हमारे बस स्टैंड्स हैं, स्टेशंस हैं, पार्क्स हैं, इन जगहों पे हमने फॉगिंग भी करवा दी है, हमने IRS एक्टिविटी भी करवा दी है। जो अगर हम SOP को देखें तो जहाँ पे एक सस्पेक्टेड पेशेंट आता है, हम वहाँ पे 17 जो घर हैं, 17 हाउसेस, उनमें ये एक्टिविटी करवाते हैं। सस्पेक्टेड से नेक्स्ट अब आता है प्रोबेबल केस का। बिल्कुल सही। तो प्रोबेबल में हम 29 हाउसेस के एक्टिविटी करवाते हैं, और जहाँ पे कंफर्म आता है वहाँ पे हम 49 हाउसेस को फॉगिंग भी करवाते हैं और साथ में वो IRS स्प्रे भी करवाते हैं। सही, बिल्कुल इसी तरह से है। और डेंगू बुखार जो है वो ऐसा मर्ज़ है कि अगर इसका बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। सर ये भी बताइएगा, हस्पतालों की अगर सिचुएशन के हवाले से बात करें, फैसिलिटेशन के हवाले से बात करें, तो आइसोलेशन वार्ड्स की क्या सूरत हाल है, मेडिकेशंस के लिए डॉक्टर्स और तमाम फैसिलिटेशंस की क्या सिचुएशन दिख रही है? इसमें पहले मैं अलाइड 1 से बात करूँगा। अलाइड में कल मैंने विज़िट किया है, टोटल आइसोलेशन वार्ड है, मेडिसिन मिल रही है, डॉक्टर्स अवेलेबल है। फिर इनके हमने काउंटर्स चेक किए हैं जहाँ पे सेग्रीगेशन होती है पेशेंट की, वो मैंने देखे हैं, ऑल फंक्शनल। इसके बाद अलाइड 2 DHQ है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, समनाबाद और हमारी तहसीलों के जो THQs हैं, हर जगह पे डेंगू काउंटर बने हुए हैं। और 4 बेड जो हैं हर हॉस्पिटल में जो है आइसोलेशन के हैं, जो कि स्पेसिफ़िकली डेंगू के पेशेंट्स के लिए हैं। तो उनमें मेडिसिन भी सफिशेंट अवेलेबल हैं, डेंगू के डॉक्टर्स, नर्सेज भी अवेलेबल हैं। हमने डेंगू सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही इनकी ट्रेनिंग भी करवा दी हुई है, डॉक्टर्स की भी, नर्सेज की भी, पैरामेडिक्स की भी। तो फैसलाबाद में ट्रेनिंग कंप्लीट है, बेड्स अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह यही 1 या 2 हफ्ते हैं, जो ही टेम्परेचर ज़रा डाउन होता है तो डेंगू भी अब ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से बात यहीं पर आती है कि कहते हैं कि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है, लेकिन हम प्रिकॉशन मेजर्स उस तरह से नहीं लेते, जिसकी वजह से अगर महकमा अपना रोल प्ले कर भी रहा होता है तो हम देखते हैं कि केसेस उस तरह से इजाफा होता है। हम पानी घरों में इसी तरह से भर के रख देते हैं, उसे ढकते नहीं हैं, फ्रिज की ट्रे साफ़ नहीं करते। तो ऐसे बेशुमार रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम बदलता है इस मर्ज़ में इजाफा हो जाता है। सर इस हवाले से ये बताइए कि हम अगर शहरियों के रोल के हवाले से बात करें, हमने देखा है कि सिविल इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए डेंगू टीम्स को भी तश्कील दिया गया है। तो क्या एक्टिविटीज़ देख रहे हैं कि मुझे ये लगता है कि अगर 140 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, हमारी मौजूदा डेंगू टीम्स भी काम कर रही हैं, फिर भी इसमें इजाफा नज़र आ रहा है, तो किस चीज़ को किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है?
मैडम मैं एक बात कहूँगा कि डेंगू में जब तक हम अपनी पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ना फिक्स करें तो हेल्थ अकेला कुछ नहीं कर सकता। डेंगू बेसिकली हाउसकीपिंग आप प्रॉपर कर लें तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें तो ये पेशेंट या ये जो डेंगू का इतना अब ज़्यादा है ये नहीं होगा। मेरी शहरियों से गुजारिश है कि वो अपनी हाउसकीपिंग बेहतर करें, घरों की जो छतें हैं, रूफ्स हैं, उनकी सफाई करें, वहाँ पे कोई कबाड़ या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप रिमूव करें, कहीं पे भी पानी खड़ा ना हो। इवन घर के अंदर फ्रिज का ट्रे आप देख लें, रूम कूलर का पानी आप देख लें, गमले में देख लें पानी खड़ा है। इसके अलावा हम परिंदों के लिए पानी रखते हैं बर्तनों में, वो हम डेली बेसिस पे चेक कर लें तो वहाँ पे भी ये सारे पॉइंट्स मैंने वो बताए हैं जहाँ पे लार्वा की डिटेक्शन हमारी टीमों ने की है। ठीक है। हम परिंदों के लिए पानी रख देते हैं और वो 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा स्टेगनेंट वाटर वो एक बहुत बड़ा सोर्स है, वो हमें नहीं करना चाहिए। परिंदों को पानी पिलाएं लेकिन फ़ौरन उसको आप डिवाटरिंग कर दें। इसके अलावा गमले में पानी है तो वो रिमूव करें। अगर हम पार्क्स में जाएं तो वेजिटेशन जहाँ पे नज़र आ रही है, जहाँ पे पानी खड़ा है, वो हमें आप इतला कर दें। डेंगू का कंट्रोल रूम है, वहाँ पे इतला दें। हमारी वासा की टीमें, हमारी PHA की टीमें फ़ौरन इस पे रिस्पांस करती हैं। हमने पूरे पार्क की डिवाटरिंग DC साहब की डायरेक्शन पे अभी हुई है पिछले दिनों। तो अगर हम पार्क्स में जाना भी है तो फुल स्लीव जो है कपड़े वो यूज़ करें और रात को सोते वक्त मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें। ये मच्छर से जितना भी हो सके हमें प्रिवेंशन की ज़रूरत है। ये सारे हॉटस्पॉट, ये सारी प्रिवेंशन है, अगर हम कर लेते हैं तो नो डाउट कि हम डेंगू पे कंट्रोल पा लेंगे। एक बात, कब्रिस्तान में लोग जाते हैं वहाँ पे पानी रख देते हैं। इसमें हम लोकल डिपार्टमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट का, उनके साथ मिलकर वो हम ख़त्म करते हैं। कहीं पर पानी भी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह टायर देख लें आप, टायरों की शॉप्स जो हैं, पुराने टायर हैं, वहाँ पे अगर पानी खड़ा है तो वो भी एक डेंगू का सोर्स है। ये कार सर्विस स्टेशन जो है वहाँ पे पानी खड़ा है, जहाँ पे भी पानी खड़ा है ये मच्छर जो है, डेंगू मच्छर, ये उसके लिए मेन सोर्स है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम आवाम ये सारे मेजर्स कर लें तो नो डाउट कि हेल्थ तो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, हेल्थ के अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे हैं। तो हमें आवाम को, लोगों को इस पे थोड़ा सा पर्सनल जो है चीज़ें वो देखनी होंगी। बिल्कुल सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, ख़ास तौर पे ऐसी बीमारी जो कि वबा की सूरत भी इख्तियार कर जाती है और जिसमें आवाम का ताउन ज़्यादा दरकार होता है। तो उसमें हम नो डाउट बहुत गलतियाँ करते हैं। अब पानी अगर कहीं पर हमने जमा करके रखा हुआ है घर में, किचन में, तो हम उसे ढाँप के नहीं रखते, ये रीज़न है। और कभी कभार कहीं पर हमें देखा है कि कहीं पर अगर लार्वा की तश्कील हो भी गई है, अगर वहाँ पर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं कर हैं, वो पानी हम क्या करते हैं सेवरेज में बहा देते हैं, जिसकी वजह से लार्वा जो है वो वैसे का वैसा मौजूद रहता है। ऐसे छोटे छोटे से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकें। सर ये भी बताइएगा कि जैसे अभी आपने बताया कि 140 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनमें बुखार की अलामत होती हैं, हल्की फुल्की अलामत शो होती हैं, वो सेल्फ़ मेडिकेशन करते रहते हैं बजाय इसके कि वो हस्पताल आएँ। तो डेंगू की इब्तदाई अलामत क्या होती हैं ताकि जो पेशेंट्स या जो लोग हैं उस अलामत से गुजरे हैं तो उन्हें पता हो कि दिस इज़ द राइट टाइम टू चेक एट द हॉस्पिटल। इसमें मैं जस्ट अवेयरनेस की बात करूँगा। हमने अवेयरनेस सेशन भी मल्टीपल किए हैं हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हमने सेशन रखे हैं और मज़ीद भी कर रहे हैं। तो डेंगू के अलामात के बारे में बात करूँगा कि जिस पेशेंट को भी तेज़ बुखार होता है, तेज़ बुखार के साथ हेडेक या सर दर्द हो जाए, बाकी जिस्म में दर्दें हों, हड्डियों में पेन्स हों, अगर ज़्यादा एडवांस स्टेज पे जाएं तो उनको एपिस्टेक्सिस, खून का आ जाना, चाहे वो वोमिटिंग की शक्ल में हो या एपिस्टेक्सिस की शेप में हो, तो ये मेजर डेंगू की अलामात हैं। इनमें से अगर कोई भी 2 अलामात आ जाएं तो हम उनको सस्पेक्टेड डेंगू वाले कॉलम में डाल देते हैं और उसको हम डैशबोर्ड पे भी अपलोड कर देते हैं। ये प्रोसेस हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, अलाइड से लेकर THQ तक, सारे हॉस्पिटल में यही है। और यही जनरल प्रैक्टिशनर जो है हमारे फैसलाबाद के, वो भी यही प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। जब पेशेंट सस्पेक्टेड हो जाता है तो हम उनको टेस्ट एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स, उनका CBC करवा लेते हैं। अब CBC में 2 चीज़ें हैं, एक WBC काउंट और प्लेटलेट्स काउंट। अगर ये दोनों फॉल करते हैं तो पेशेंट को हम प्रोबेबल नेक्स्ट कैटेगरी प्रोबेबल में
डाल देते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स हम सस्पेक्टेड पे भी करते हैं और प्रोबेबल पे भी करते हैं। ठीक है। तो ये डेंगू की अलामात हैं। इसके साथ लैब की इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको पहले भी बता दी है कि उनको हम CBC टेस्ट ये लाजमी करवाएं। अगर CBC में कुछ आपको ये 2 चीज़ें WBC एंड प्लेटलेट्स ये डिस्टर्ब नज़र आते हैं तो फिर आप अपने आप को किसी अच्छी लैब से इसका आप PCR करवाएं या NS1 करवाएं, IgM, IgG ये टेस्ट जो होते हैं ये स्पेसिफिक डेंगू के लिए हैं, ये टेस्ट करवाएं। अगर इनमें कंफर्म आता है तो अपना पूरा ट्रीटमेंट लें आप। तो कॉम्प्लिकेशन के साथ आजकल हमारे पेशेंट कुछ आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से, और ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरह से प्रिकॉशंस वगैरह करनी है डेंगू से बचने के लिए, एहतियात को फॉलो करना है, इस पर फर्दर भी बात करेंगे। वक्त हुआ है जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से। डेंगू के बढ़ते हुए केसेस जो हैं फैसलाबाद में वो तशवीश इख्तियार कर चुके हैं और इसमें हमारा भी उतना ही कसूर है। अगर हम देखते हैं कि हम प्रिवेंशंस नहीं उस तरह से करते, प्रिकॉशंस नहीं करते और बेहतियाती करते हैं, जिसकी वजह से ये जो वायरस है डेंगू का ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मच्छरों की भरमार है। तो जितना ज़्यादा हो सके एहतियात करें। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि डेंगू बुखार जो है उसकी अलामत क्या है। इस तरह से आपने बताया कि क्रिटिकल स्टेज पे आ जाती है। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है या वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है तो मिनिमम कितना टाइम लगता है उसकी रिकवरी के लिए? मैडम ये 7 to 14 डेज़ लग जाते हैं रिकवरी होने में, लेकिन हम ये डेली बेसिस पे उनका CBC करवाते हैं। जब उनमें प्लेटलेट्स काउंट्स बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, WBC बेहतर होना शुरू हो जाते हैं तो पेशेंट रिकवरी फेज़ में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो मोस्टली इतने 10 डेज़ एवरेज लग जाते हैं पेशेंट की रिकवरी में। बिल्कुल सही। और सर, जिस तरह से हम बात करते हैं कि डेंगू के जो बुखार है ये ज़ाहिर सी बात है डेंगू मच्छर से फैलता है और इसमें लार्वा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके तजर्बे के अकॉर्डिंग लार्वा केसेस जो है या लार्वा की बरामद सबसे ज़्यादा किन एरिया या किन कंडीशन में मौजूद होती है? मैडम आजकल तो लार्वा जो है ज़्यादातर इंडोर में पाया जा रहा है। इंडोर में जो हमारे हॉट स्पॉट जिनको कह लें, मैंने ऑलरेडी भी बताया है कि गमले जो हैं, ठीक है, गमलों में पानी खड़ा है उनमें लार्वा पाया जा रहा है। फ्रिज की ट्रे का जो पानी है वहाँ पे पाया जा रहा है। जो टायर शॉप्स हैं, टायरों के अंदर पानी है उनमें लार्वा की डिटेक्शन हो रही है। पार्क्स में लार्वा की डिटेक्शन हो रही है। ओवरऑल टेम्परेचर भी इतना रेज़ है कि हर जगह पे लार्वा मोस्टली पाया जाता है, लेकिन इंडोर में ज़्यादा आजकल लार्वा की डिटेक्शन हो रही है। तो इसलिए हमें इंडोर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मेरी आवाम से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने घरों के अंदर हाउसकीपिंग को बेहतर करें ताकि घरों में जो लार्वा है वहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। मसला ये है कि हम घरों में कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है। आउटडोर पे जहाँ हमें लार्वा मिलता है, जहाँ पे हमें वायलेशन मिलती है तो हम उन पे लीगल एक्शन ले लेते हैं, FIR करवा देते हैं, लेकिन घरों को हम नोटिस दे देते हैं। ठीक है। ताकि वो फर्दर विज़िट पे वो चीज़ें हमारी फ़ीमेल अंदर जाकर देख लेती हैं कि अगर ठीक ना हो उनकी चीज़ें, जो करेक्शन चाहिए वो रिक्वायर्ड ना हो, तो दोबारा हम उनको इन्हीं चीज़ों पे फोर्स करते हैं। तो बेसिकली जब तक आपकी हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं होगी हम लार्वा पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, अक्सर हम ये भी गलती करते हैं क्योंकि इस मौसम में अमूमन जो एयर कूलर होते हैं वो हम बंद कर रहे होते हैं, उनकी सफाई नहीं करते हैं और वो वैसे ही रख देते हैं। वहाँ पर भी कभी कभी लार्वा फ्रिज की ट्रे में जो पानी है वो बहुत बड़ा सोर्स है। घरों के अंदर हमने गमले रखे हुए हैं, उनका हम पानी चेंज नहीं करते। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि परिंदों के लिए हमने पानी रखा होता है। इन सब चीज़ों में लार्वा डिटेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से ये छोटे छोटे से इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। महकमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक इसमें दिखाई देता है। सर, जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें स्कूल्स का रोल देख लें, कॉलेजेस का देख लें, तो यहाँ पर किस तरह से एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हैं ताकि डेंगू मच्छर की जो अफसाइश है वो यहाँ से कंट्रोल की जा सके? हमने डेंगू सीज़न के स्टार्ट से पहले ही अपनी अवेयरनेस सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेजेस में, स्कूलों में, कम्युनिटी में अवेयरनेस सेशन किए। हमारे एंटोमोलॉजिस्ट जो हैं हर टाउन में जाकर सेशन करते हैं। हमने जो कमर्शियल एरिया के लोग हैं वहाँ पे हमने सेशन किए। हमने मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस सेशन दी है रिगार्डिंग डेंगू। तो अवेयरनेस के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस दफ़ा डेंगू के पेशेंट थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आई होप कि ये विदिन 10 डेज़ ये मज़ीद कंट्रोल हो जाएंगे।
बिल्कुल सही। और जाहिर सी बात है कि जब मौसम बदल रहा होता है ना, तब वैसे भी हमें एहतियात करनी पड़ती है। बेशुमार बीमारियां जो हैं वो इंसान हमने को स्कूलों में जो बच्चों की असम्बली होती है, हम उनमें एक क्वेश्चन उनको भी हमने ठीक है। दिया था कि वो अपने घरों में जाकर ये चीज़ें देखा करें, तो उसका अच्छा इम्पेक्ट आया था। जब बच्चे घर में जाकर कहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, बल्कि कुछ बच्चों ने तो अच्छा रिस्पांस दिया कि हम वो कह रहे थे कि हमने खुद इनको करेक्ट करवाई हैं ये चीज़ें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से है। ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ इस तरह से हम स्टेक होल्डर्स के हवाले से बात करें तो स्टेक होल्डर भी प्रिवेंशन का रोल प्ले कर सकते हैं। उसमें मैं हूँ, आप हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हम सब लोगों को मिलकर फ़ाइट करनी होती है। और हमने देखा है कि माजी में एक दफ़ा पहले भी डेंगू जो है वो बेकाबू हो गया था, जिसकी वजह से केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे, बहुत सारी अमवात भी हुई थी। अभी फैसलाबाद में ऐसी कोई अल्लाह का शुक्र है सिचुएशन नहीं है। नहीं, आपने पेशेंट की बात की तो 2023 में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के 1000 के करीब पेशेंट थे, मोर देन 900। तो पिछले साल 2024 था, उनमें 125 पेशेंट थे, बहुत कंट्रोल रहा। इस दफ़ा थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये भी हम इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे इस पे। तो डेथ कोई रिपोर्ट नहीं हुई। बिल्कुल, अभी ये पिछले अल्लाह का दिनों में शुक्र है। एक क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास रहा है, एक 20 इयर्स की बच्ची जो थी वो क्रिटिकल होगी, लेकिन अब बिल्कुल स्टेबल है। फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। और सारे पेशेंट जितने भी आज भी 19 पेशेंट एडमिट हैं हॉस्पिटल्स में, वो सारे के सारे स्टेबल हैं, कोई उनमें क्रिटिकल या सीरियस पेशेंट नहीं है। बिल्कुल एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये भी बताइएगा, अगर हम महकमा सेहत के रोल के हवाले से बात करें, आपने बड़ा ब्रीफली और बड़ा डिटेल में आपने बताया कि किस तरह से स्प्रे भी करवाई जा रही हैं, सर्वे भी करवाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ और क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? मैडम, मैं अभी लास्ट नाइट की बात करूं कि हमारी टीमें रात 12 बजे तक फील्ड में रही हैं, फॉगिंग एक्टिविटी करवाती रही हैं। पूरे हमने 30 यूसीज़ को स्वीप किया है। ये इस कल के दिन में 18 यूनियन काउंसिल को हमने स्वीप किया है, ऐसे पिछले दिन में। तो हमारी टीमें तो दिन रात मतलब काम कर रही हैं। हमने संडे की जो छुट्टी थी वो भी कैंसिल कर दी है, संडे वाले दिन भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। लेकिन एक बात मैं बीइंग अ प्रिवेंटिव साइड में कहूँगा कि जब तक हमारे अंदर डिमांड जनरेशन नहीं आती, हम कामयाब नहीं हो सकते। जब कम्युनिटी को ये ना पता हो कि मेरी ये डिमांड है, अब बच्चे को वैक्सीनेशन देनी है, हम जितना मर्ज़ी उनको फोर्स कर लें कि ये वैक्सीनेशन लगवाएं, आप बच्चे के लिए ज़रूरी है, ये डेंगू के मेजर्स हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है, तब तक वो फ्रूटफुल नहीं होंगे जब तक हमारे अंदर ख़ुद एक डिमांड जनरेशन ना हो। और हम प्रिवेंटिव साइड पे ज़्यादातर अब डिमांड जनरेशन की तरफ जानिब हमारी सारी जो हैं कोशिशें हैं कि पब्लिक को अवेयर किया जाए ताकि वो डिमांड जनरेशन बेस पे काम करें। हम बिल्कुल इसी तरह से है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बार बार हम इस बात पे बड़ा फोकस कर रहे हैं कि कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवाम का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ज़िम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि डेंगू के जो बढ़ते हुए केसेस हैं ये कनेक्टेड से महकमा सेहत के साथ साथ मेरे और आप जैसे लोगों के साथ भी कनेक्टेड है। हम जितना ज़्यादा प्रिवेंशंस के लिए इकदाम करेंगे, जितना ज़्यादा अपने घर की सफाई का ख्याल रखेंगे, सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, और जितनी ज़्यादा हम एहतियात करेंगे उतना ज़्यादा हम इस वबा को कंट्रोल भी कर सकेंगे। सर ये भी बताइएगा कि शहर में तो हम ये कहते हैं कि जो लोग हैं वो अप टू डेट रहते हैं कि किस तरह से बीमारियों से बचना है, एहतियात किस तरह से करनी है। देहात की सिचुएशन क्या देख रहे हैं, क्या वहाँ पर भी लार्वा मिल रहे हैं या वहाँ की जो सिचुएशन है वहाँ थोड़ी कंट्रोल में है? मैडम, अगर हम कंपेयर करें रूरल एरियाज़ को सिटी के साथ, तो वहाँ पे कंट्रोल हैं हालात। ठीक है, वहाँ पे डेंगू के पेशेंट कोई रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। 113 यूनियन काउंसिल, 289 फैसलाबाद की टोटल हैं, 113 जो हैं वो सिटी की हैं और बाकी सब रूरल हैं। उसमें हमारी जड़ांवाला है, तांदलियावाला, समुंदरी, चक जुमरा और सदर। वहाँ पे पेशेंट रिपोर्ट नहीं हो रहे। टीमें ऑलरेडी हमारी हेल्थ वर्कर वहाँ पे काम कर रही हैं, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र काम कर रही हैं, हमारे वहाँ पे CDC जो हैं सुपरवाइज़र, मलेरिया पर्सन, ये सारे पेरिफ्री में भी तहसीलों में भी काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे लार्वा डिटेक्शन कम है और वहाँ पे पेशेंट भी कम रिपोर्ट हो रहे हैं, सस्पेक्टेड भी कम है और कंफर्म तो ना होने के बराबर हैं। मोस्टली डेंगू के पेशेंट सिटी से ही आ रहे हैं। ठीक है। और सिटी में भी अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए 4 टाउन का, तो मदीना टाउन और लायलपुर टाउन ये ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि शहर में हम ज़्यादा बेहतियाती कर रहे हैं। अगर गाँव की निस्बत देखें, गांव में मुझे लगता है सफाई का भी ख्याल किया जाता है और जो जो इनिशिएटिव लेने चाहिए वो लोग ले रहे हैं। जिसकी गांव में वजह से हमारी LHW, हमारी LHS डोर टू डोर जाती हैं, अवेयरनेस भी देती हैं और वहाँ पे
प्रिवेंशन बेहतर है। और डेंगू वैसे है इस सिटी में, शुरू से ये सिटी में ज़्यादा कॉमनली प्रिवेल कर रहा है, रूरल एरिया में इतना नहीं है। बिल्कुल सही। ये पिछले दिनों में तांदलिया वाला अफेक्टेड हुआ है फ्लड से, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मलेरिया का केस, कोई डेंगू का केस हमें रिपोर्ट नहीं हुआ। हमने पूरी फोर्स वहाँ पे लगा दी फॉगिंग के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हालात कंट्रोल थे। बिल्कुल सही। और ये जाहिर सी बात है, सर्वे से, स्वीपिंग से ये सारी चीज़ें मामला कंट्रोल होते हैं। सर ये भी बताइएगा कि मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है, जिस तरह से आपने बताया और आपकी टीम्स वाकई बड़ी एक्टिवली वर्क कर रही हैं, तो इसमें मॉनिटरिंग एंड चेक एंड बैलेंस किस तरह से रखा जाता है? मॉनिटरिंग हमारे हेल्थ में CO हेल्थ सबसे ज़्यादा टॉप पे वो मॉनिटरिंग टीयर्स हैं, वो अपनी जगह पे मॉनिटरिंग करते हैं, उनका अपना टूर प्लान है। मैं एज ए DHO PS मेरा प्रिवेंशन का काम है, मैं टोटल मतलब डिस्ट्रिक्ट की मॉनिटरिंग करता हूँ। मेरा अपना एक माइक्रो प्लान कह लें कि इस दिन मैंने ये एरिया देखना है। ठीक है। पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैं भी मॉनिटर करता हूँ। मेरे नीचे डिप्टी DHOs हैं, वो अपनी अपनी तहसील के रिस्पॉन्सिबल हैं और मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन वो कर रहे हैं। सिटी में हमारे टाउन इंचार्ज हैं, हर टाउन का एक टाउन इंचार्ज है, वो काम कर रहा है। इसके अलावा एंटोमोलॉजिस्ट टेक्निकल लोग हैं डेंगू के प्रिवेंशन के लिए। हर टाउन में 2-2 हमने एंटोमोलॉजिस्ट डिप्यूट किए हुए हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है, AC साहबान हैं, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ओवरऑल मॉनिटरिंग हमारे रिस्पेक्टेड DC साहब हैं, उनका बहुत ही फोकस है डेंगू पे। हमारी डेली इवनिंग मीटिंग डेंगू पे होती है, ठीक है, जिसमें वो मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन और सारा काम की जो डिटेल है, परफॉर्मेंस, वो डेली बेसिस पे एवेलुएट हम करते हैं। जो एरिया हमारा वीक होता है उसको हम स्ट्रेंथन कर देते हैं, हम वहाँ पे HR की जो है रैशनलाइजेशन कर देते हैं, मज़ीद HR वहाँ पे लगा देते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो हम इन साथ तमाम केसेस को कंट्रोल में देखेंगे। बहुत शुक्रिया अज़मत अब्बास कीची साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। शहरियों से अगेन हम अपील करेंगे जी, एहतियात करें जितना ज़्यादा हो सके। इस वायरस को, इस मच्छर को कंट्रोल करने में तमाम तर लोग जो हैं वो मिलकर महकमा सेहत के साथ अपना रोल प्ले करें। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CT@10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी क्रिकेट की बात की जाती है, बहुत बड़े एक्सपर्ट जो हैं वो अपनी राय पेश कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे बहुत ही कम उम्र क्रिकेट एक्सपर्ट जो कि बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं क्रिकेट के हवाले से। आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतनी कम उम्र में कोई क्रिकेट के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन रख सकता है, और वो कैसे है ये हम जानेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अयान भुट्टर साहब ने, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए इस छोटे से बच्चे को खुशामदीद करते हैं और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला इनके साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अयान आप? ठीक। बहुत शुक्रिया अयान, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है कासिम भुट्टर साहब ने। आप जनरल सेक्रेटरी हैं प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन पंजाब से। इनसे कॉलेजेस के रोल के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। मौजूदा रिज़ल्ट हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहा है, क्या रीज़न्स थी इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले खुशामदीद इन्हें कहते हैं। कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे गुफ्तगू करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं अयान से ये जानना चाहती हूँ, इतनी कम उम्र में अयान क्रिकेट की नॉलेज आई कैसे, कैसे शौक़ पैदा हुआ? एक दफ़ा मैं 2021 का T20 वर्ल्ड कप का मैच देख रहा था, पाकिस्तान और इंडिया का। वो मेरा फर्स्ट मैच था जब वो पाकिस्तान ने 10 विकेटों से मैच जीत लिया इंडिया के ख़िलाफ़। तब से मुझे क्रिकेट पसंद है। अच्छा, तब से इतनी पसंद आ गई कि आपने सोचा कि अब आपको क्रिकेट के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ सवाल पूछ लूँ, देखूँ कि आपकी नॉलेज कितनी है? पूछूँ? ठीक है। मुझे ये बताएं कि जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम है उनके मौजूदा कैप्टन कौन है? डेवन फरेरा। वाह। उसके साथ साथ अगर हम देखें वनडे इंटरनेशनल स्कोर के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा स्कोर किसके पास है? वनडे इंटरनेशनल? जी, वनडे इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा स्कोर किसके पास है? सोचो, हिंट दूँ? वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा स्कोर किस टीम ने बनाया है यहाँ पे? नहीं, ODI में सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कूल में किस टीम ने बनाया है या किस प्लेयर ने बनाया? अच्छा, रोहित शर्मा।
हाँ, इतना आसान सा। 264। वाह, बिल्कुल इसी तरह से है। तो यहाँ से मैं आपसे गुफ्तगू करूँगी। माशाल्लाह यान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है और बहुत ही कम उम्र में रखता है। तो कैसे ही नहीं, ये क्रिकेट के शौक़ के हवाले से कैसे शौक़ पैदा हुआ? आपका भी काफ़ी ज़्यादा लगाव था क्रिकेट की तरफ या किस तरह से? नहीं, मेरा इतना लगाव नहीं था, ये इसका पर्सनल इंटरेस्ट है और इसका ज़ाती शौक़ है। तो ये जैसे इसने मतलब थोड़ा सा नॉलेज इसको पता चला क्रिकेट के बारे में, तो इसने फिर क्रिकेट को खेलना भी शुरू किया, देखना भी शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इसने इसको खुद ही सीखना शुरू किया। चूँकि मसरूफ़ियत की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना टाइम जो है वो क्रिकेट के ऊपर या इसके साथ जो है वो दे सकूं, लेकिन इसने खुद अपनी मेहनत से इन चीज़ों को जो है वो खुद हासिल किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन खुद हासिल की है और इसको खुद तालीम के साथ साथ खुद क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक़ है। माशाल्लाह बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे इनका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है। और आज के हवाले से बात करें जहाँ पर बच्चे सिर्फ मोबाइल की दुनिया में रहते हैं, कोई उन्हें हाव-ना नहीं है, तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ। सर, यहाँ पर एक जानना है, अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें तो तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कॉलेजेस के रोल के हवाले से बात करें, जो मौजूदा रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा साबित हो रहा है। क्या रीज़न्स देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तालीम का मयार जो कि दिन ब दिन बेहतर होना चाहिए, लेकिन वो रिज़ल्ट अप टू दी मार्क नहीं आ रहे हैं? जी, इसमें बहुत बड़ा अलमिया है। हमारा मेन अलमिया ये है कि इस वक्त हमारे बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। पेरेंट्स के पास, जैसे मैंने बताया कि टाइम और हमारी मईशत, इकनॉमिकल सिचुएशन जो है वो भी मैटर करती है। फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स को सिर्फ एक रेस दिखाई जाती है कि आपने नंबर की दौड़ के ऊपर लगे रहना है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे बच्चों की मेहनत जो होती है ना, उसको पसे पुश डाल दिया जाता है। जैसा कि अभी इंटर पार्ट 1 का रिज़ल्ट आया है, तो उसमें एक ही सब्जेक्ट जो है उसी सब्जेक्ट में सारे बच्चों को फेल कर देना। एक वही बच्चा अगर बायोलॉजी में या फ़िज़िक्स में या मैथमेटिक्स में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में A+ ग्रेड ले रहा है, तो उसको केमिस्ट्री में जो है वो उन्होंने मुकम्मल फ़ेल कर दिया है। तो इस हवाले से पेपर रीचेकिंग के ऊपर जो है वो और पेपर की चेकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि किन लोगों ने पेपर जो हैं वो चेक किए हैं। क्या जो पेपर चेक किए गए हैं वो पेपर अकॉर्डिंग टू पैटर्न चेक किए गए हैं? क्या बच्चों ने ठीक लिखा था? अगर ठीक लिखा था, अगर उनको क्रॉस कर दिया गया तो बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। और इस वजह से क्या होगा, जो बच्चा मेडिकल में जाता है, जो बच्चा इंजीनियरिंग में जाता है, तो उनके साथ सरासर ये ज़्यादती होगी कि वो अपने मेरिट को अचीव नहीं कर सकते। तो इस वजह से सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये होगा कि जो पेपर्स चेकिंग के लिए जाते हैं, वो पेपर जिनको भेजे जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू जो है वो उनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको चेक करते हैं। और दूसरी चीज़ जो है उनके ऊपर हेड एग्जामिनर्स की जो ड्यूटी होती है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हाँ, समझ में आता है कि सबका एक ही जो है वो करना है, मुकम्मल है, सबका जो है वो समझ में नहीं आती बात। लेकिन सर, इसमें ना पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम देखते हैं कि हमारे अगर बच्चा है, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो साइंस पढ़ सके, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा साइंस ही पढ़े। हो सकता है वो आर्ट्स में बड़ा अच्छा साबित हो, और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो हम देखते हैं कि रिज़ल्ट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अगेन फिर उससे स्टूडेंट पे प्रेशर आता है कि उसके नंबर क्यों कम आए, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे नागवार वाक़यात भी हुए हैं। स्टूडेंट ने सुसाइड अटैम्प्ट करने की भी कोशिशें की हैं। तो पेरेंट्स का रोल मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। जी, डेफिनेटली पेरेंट्स का रोल इसमें, मैंने जैसे पहले बात किया कि नंबर की दौड़ में बच्चे को लगा देना अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इसमें अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे जिनकी आप कैटेगराइज कर लें, अगर बच्चे ने A+ ग्रेड अगर बायो में लिया है, फिज़िक्स में लिया है, लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में उसका फ़ेल हो जाना जो है वो डिपेंड नहीं करता कि उस बच्चे के अंदर एबिलिटी नहीं है उसकी। अगर उसके अंदर एबिलिटी है तो सारे सब्जेक्ट्स जो है ना, मेरे ख्याल में ये जो गेम है जो सब्जेक्ट्स की वो सारी सेम होती है। और ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है इन चीज़ों को बेस लेके नहीं चलना चाहिए कि कोई बच्चा जो है FA कर रहा है, FSC कर रहा है या ICS कर रहा है, बच्चे सारे उसी दौड़ में बिल्कुल साथ में इसी तरह शामिल से होते हैं। पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अयान, मेरा ना मुझे क्रिकेट के हवाले से ना आपसे बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह ना एक्सपर्ट हो जाऊँ क्रिकेट में। तो मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, पूछूँ? मुझे ये बताएं कि T20 मैचेस में पाकिस्तान का अब तक का हाईएस्ट स्कोर कितना है? T20 मैच में हाँ, T20 232 अगेंस्ट इंग्लैंड इन वार्म अप मैच। वाओ, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो रही हूँ कि इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। एक और सवाल पूछ लूँ? मुझे ये बताएं कि ODI में सबसे ज़्यादा विकेट्स जो हैं वो किसके पास हैं? ODI में शान पोलक। वाओ, वाकई बिल्कुल साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है। साउथ अफ्रीका का। अच्छा, आपके फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम। बाबर आजम है, ठीक है। बाबर आजम क्यों फेवरेट प्लेयर है? अच्छी बैटिंग करता है।
वो क्योंकि वो अच्छी बैटिंग करता है, उसके कवर ड्राइव मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, बड़े होके क्या बनना है? क्रिकेटर बनना है, बैटर बनना है, बॉलिंग अच्छी करनी है, क्या किस फॉर्मेट में मैं जाना बड़े चाहते हैं? होके क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, ऑलराउंडर। ऑल अराउंडर बनना चाहते हैं, मतलब बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी सबसे बेस्ट। अच्छा ये बताएं कि अगर हम बात करें क्रिकेट के फॉर्मेट्स के हवाले से, तो क्रिकेट के कितने फॉर्मेट्स होते हैं? क्योंकि मुझे तो इस हवाले से नहीं पता है। क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं, T20, ODI, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट। ठीक है, आपका फेवरेट कौन सा फॉर्मेट है? मेरा फेवरेट फॉर्मेट T20, T20 क्यों? क्योंकि वो मैच जल्दी ख़त्म हो जाता है और तेज़ खेलना होता है। सही तेज़ खेल रहा होता है, और पाकिस्तान तो T20 में काफ़ी अच्छा रहा है ना? अब नहीं, फ़िलहाल नहीं इतना अच्छा फिलहाल नहीं रहा। फिलहाल मैचेस देखे थे? एशिया कप में इंडिया से सारे मैच हारा। कैसा महसूस हुआ था? बहुत बुरा। दिल टूट गया होगा। हमारा भी बड़ा दिल टूटा था, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। क्रिकेट जो है वो हार जीत चलती रहती है और गेम का हिस्सा होता है। तो मुझे ये भी बताइएगा, अगर टेस्ट मैचेस के हवाले से बात करें तो टेस्ट मैचेस कितने दिन के होते हैं? 5 दिन। 5 के दिन के होते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। यहाँ पर मैं कासिम साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, हम स्कूल्स के रोल के हवाले से बात कर रहे थे, तो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो काउंसलिंग के हवाले से कॉलेजेस में क्या क्या रोल लिया जा रहा है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। वक्त तो है एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, इंसान को शऊर के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान बनाती है। और ऐसे में अगर हमारे तलीमी निज़ाम के हवाले से बात करें, जिद्दत तो है, लेकिन करियर काउंसलिंग के हवाले से भी हम बहुत पीछे रह जाते हैं और तालीमी लिहाज से काउंसलिंग जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में हम अगर ट्रेंड आ गया तो हम तमाम तर लोग जो हैं उसी सब्जेक्ट में जा रहे होते हैं। सर यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम देख रहे हैं कि काउंसलिंग हमारे स्कूल्स में तो नहीं उस तरह से एक्टिवली रोल प्ले कर पा रही, तो कॉलेजेस में भी मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे काउंसलिंग का डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है इससे बरक्स हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्कूल ले लें, कॉलेज ले लें, यूनिवर्सिटीज़ लेवल ले लें, तो हर जगह पे काउंसलिंग का फुकदान है। इवन के घरों में हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी काउंसलिंग का फुकदान है। तो बच्चे को उसकी सलाहियत जो होती है ना, उसके मुताबिक जांच कर उसके लिए डिसीजन लेना चाहिए। और मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि बच्चे को उसकी सलाहियत के मुताबिक हमें गाइड करना चाहिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। हमें ये नहीं करना चाहिए कि इस बच्चे को हमने डॉक्टर ही बनाना है, इसको हमने इंजीनियर ही बनाना है। पहली तो बेसिक एजुकेशन काउंसलिंग होती है हमारी। एजुकेशन काउंसलिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमें बच्चे के फ्यूचर को तय करना होता है कि हमने उस बच्चे को किस लाइन में लेके जाना है। हमने जिस लाइन में लेके जाना है उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली हमें बच्चे के ऊपर देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों के ऊपर है। जिन चीज़ों के ऊपर बच्चे का इंटरेस्ट है उन चीज़ों को पॉजिटिव हमने रखते हुए हमने उस बच्चे को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। इसमें टीचर्स का बड़ा अहम किरदार होता है। और टीचर्स को पास चूँकि बच्चा जो है वो मोस्टली टाइम घर के अलावा अपने टीचर्स के साथ स्पेंड करता है, और टीचर जो है वो उसका रोल मॉडल होना चाहिए। टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल होगा। जो टीचर अपना डिलीवर करे, तो जब डिलीवर कर रहा हो तो बच्चा उसको सुनने के लिए तैयार हो, उसके ऊपर अमल करने के लिए भी तैयार हो। बिल्कुल इसी तरह से टीचर्स का भी रोल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेरेंट्स का भी, और करियर काउंसलिंग के हवाले से जो डिपार्टमेंट है ये भी। अयान, कुछ और सवाल आ गए हैं, पूछ लूँ? पूछो। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि बाबर आजम आपके फेवरेट प्लेयर हैं, तो बाबर आजम के हवाले से आपको पता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? बाबर आजम की डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1994। वाह, अपने रोल मॉडल के हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। अच्छा, टेस्ट मैच के हवाले से मुझे बताइएगा, जैसे आपने बताया कि 5 डेज़ का टेस्ट मैच होता है, इनिंग्स कितनी होती हैं? एक टीम के लिए 2 इनिंग्स होती हैं टेस्ट मैच के। 2 इनिंग्स होती हैं, सही। और आपको पता है कि हमारा जो शहर है फैसलाबाद है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो, और इंटरनेशनल क्रिकेट अब दोबारा से वापस भी आ रही है, लेकिन फैसलाबाद में लास्ट इंटरनेशनल मैच जो है वो कब हुआ था? 11 अप्रैल 2008। बहुत देर पहले। इस दफ़ा मैचेस जो होंगे देखने जाएंगे? हाँ जी। किसको सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को या साउथ अफ्रीका? पाकिस्तान।
सही है। हम भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी टीम के हवाले से इन्फॉर्मेशन है आपको कि पाकिस्तान के जो T20 के कैप्टन हैं वो कौन है? पाकिस्तान का T20 का कैप्टन सलमान अली आगा। सलमान अली आगा। अच्छा, आपने कहा था कि आप ना ऑल राउंडर बनना चाहते हैं, एक अच्छे बैट्समैन भी बनना चाहते हैं, अच्छे बॉलर भी बनना चाहते हैं, तो आपको बैटिंग किसकी पसंद है? बैटिंग बाबर आजम। बाबर आजम की, सही। और बॉलिंग? बॉलिंग में बुमराह, सही। उसकी बॉलिंग क्यों पसंद है? उसकी बॉलिंग, वो जब भी वो आता है ना हमेशा वो विकेट लेता है। अच्छा, सही। और फील्डिंग के हवाले से? फील्डिंग में शादाब खान। शादाब, सही। अच्छा, पाकिस्तानी बॉलर्स भी तो बड़े फेमस हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग भी तो बड़ी अच्छी है, शाहीन भी अच्छा बॉलर है, तो पाकिस्तान में से कोई बॉलर नहीं पसंद? शाहीन शाह अफरीदी है, एक बॉलर है पाकिस्तान सही। में से जो मुझे पसंद है। और मेरे ख्याल से एक नसीम शाह भी हैं या ऐसे कोई प्लेयर है ना? नसीम शाह भी एक है। सही। तो आपको पाकिस्तान में से सिर्फ बाबर आजम जो है पसंद है। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से बात करें, जब पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफ़ी विन की तो कौन कैप्टन थे उस टाइम पे? सरफराज अहमद, वाह, नया कैप्टन बनाया था। ठीक है। सरफराज की कैप्टनसी जो आपको पसंद थी? हाँ जी, बहुत अच्छा कैप्टन था, लेकिन 2019 में वर्ल्ड कप में हारे थे, फिर उन्होंने हटा दिया, बाबर आजम को बनाया फिर। सही। बाबर आजम कैसे कैप्टन थे? बाबर आजम विराट कोहली जैसा कैप्टन है, वही फेल। अच्छा, विराट कोहली पसंद है आपको? विराट कोहली अच्छा है। अच्छा था, कैप्टन भी अच्छा था। बस एक चीज़ है, वो पाकिस्तान को मारता बहुत है। अच्छा, सही। लेकिन पाकिस्तान के पास भी तो अच्छे अच्छे बैट्समैन है ना, पाकिस्तान भी तो बड़ी पिटाई करते हैं बैट्समैन के, नहीं करते हैं? रिजवान भी करता है, लेकिन कभी कभार स्टार्ट में रिजवान थोड़ा स्लो खेलता है, बाबर भी थोड़ा स्लो खेलता है, फिर बाद में सेट होते हैं, फिर स्कोर लगते हैं। सही। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की ना बैटिंग उस तरह से अच्छी नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर लें तो हम ये जो एशिया कप था ये जीत सकते थे, है ना? जीत सकते थे। स्टार्ट में बड़ा अच्छा खेल रहा था, साहिबजादा फरहान आउट नहीं होता ना तो जीत जाना था। लेकिन हमारी बैटिंग में ही मसला आ जाता है कि बॉलिंग भी हमारी थोड़ी बेहतर करने की ज़रूरत है, क्या कहते हैं आप? बॉलिंग भी बेहतर करने की ज़रूरत है। से बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हम बात करें कि बाबर आजम की तारीख़ पैदाइश के हवाले से भी बात होगी, तो इसके साथ साथ अगर हम देखें कि क्रिकेट के हवाले से, तो हमारा जो वनडे के कैप्टन है उनका नाम पता है कौन है? वनडे का कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, अभी मोहम्मद रिजवान को हटा के बनाया ही है। सही, वाह, ठीक हो गया। वैसे मैं बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ कि इतनी कम उम्र में आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कोई भी सवाल मेरे जहन में आ रहा है और मैं फ़ौरन से आपसे पूछ रही हूँ और आपको 1 मिनट नहीं लग रहा है, आप फ़ौरन से मुझे उसका जवाब दे रहे हैं, तो मुझे तो इतनी बातें याद ही नहीं रहती हैं। मैं कुछ बात याद करने की बजाय सोच में पड़ जाती हूँ। कैसे इतना स्टेमिना मेंटेन किया हुआ है? बस मैंने वो वीडियोस देखी हैं, मुझे वीडियोस देखी है, सही। अच्छा, आपने कोई क्रिकेट के हवाले से प्रैक्टिस की है कि आप क्रिकेट में आएंगे या कोई मैचेस वगैरह खेलते हैं आप गली में या रोज़ाना? क्या आप बैटिंग में अच्छे हैं? दोनों। अच्छा, मुझे एक और सवाल आ गया है। पाकिस्तान ने जो आखिरी बार चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीती थी वो कब जीती थी? 2017। सही। और मैच का पता है किसके साथ था? मैच का फाइनल? हाँ, इंडिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। तब सही मज़ा आया था, पाकिस्तान का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे मैच से पहले। और पाकिस्तान फिर जीत गया और पाकिस्तान ने बताया। लेकिन अब पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल मैचेस फैसलाबाद में हो रहे हैं, हम उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ये जो हाउसफुल रहेगा और जो हम फैसलाबाद की क्रिकेट से लगाव है, ये हमेशा से बातें करते हैं, अब फाइनली फैसलाबाद को इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो देखने में मिल रही है। अयान भी जाएगा, मैं भी देखूँगी जाके क्रिकेट मैच। तो अयान, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया कासिम भट्टर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉलेज के हवाले से जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उस पर गुफ्तगू की। अगर हम बात करें एक ग्रोथ के हवाले से, बात करें इंसान को बेहतरी के हवाले से, तो बेहतरी का जो सिलसिला है वो कभी भी नहीं रुकता। हर एक नया दिन एक नया सिखाने के लिए मौका होता है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।